हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ा नाइस की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी मार्च मंथ की है। देखिए, मार्च मंथ की पब्लिश हो गई है और एक कन्फ्यूज़न मैं आप लोग की क्लियर कर देती हूँ। जो हम लोग PT365 को स्टडी कर रहे हैं, PT365 में जो आपको लेसन देखने को मिल रही है वो पूरे जून 2019 से लेकर फेब 2020 तक की लेसन है। इट मीन्स कि 2020 की जो यहाँ पे वीज़ा नाइस की मैं मैगजीन्स यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, हालांकि अभी कंप्लीट नहीं करी हूँ, कुछ ही वहाँ पे आपकी टॉपिक कंप्लीट हो पाई है। तो फेव की जो 2020 की जितनी भी टॉपिक आपको देखने को मिलेगी मैगजीन में, पर्टिकुलर मैगजीन में, वो आपको PT365 में सब कवर हो जाएगी। वो पूरी तरीके से आपकी सारी टॉपिक दी गई है और मैं उसको देख ली हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उसको छोड़ने वाली हूँ, लेकिन हाँ, मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि आपकी PT365 में जो है फरवरी तक पूरी कंप्लीट हो जानी है। मार्च और अप्रैल की बचती है, तो इसकी अलग से आपकी PDF आती है, इसकी अलग से आपकी मंथली मैगजीन आती है, जिसको मैं अलग से आपकी कंप्लीट करा दूंगी। अगर फरवरी की कुछ टॉपिक आपकी कंप्लीट नहीं हो पाती है इन केस, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि आपकी फरवरी की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छूट गई। छूटने वाली कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी PT365 में बहुत अच्छे से कवर किया जा रहा है और उसमें आपकी सारी टॉपिक इनकलकेट भी है। आप लोग देख रहे हो कि बहुत ही अच्छी तरीके से जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबको उसमें इंक्लूड किया गया और काफ़ी लेसन तो हमारी कंप्लीट भी हो चुकी है। तो उसमें आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग का सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप लोग बोल रहे हो कि विजन के साथ साथ मैं इनसाइट IAS की भी यहाँ पे मैगजीन स्टार्ट कर दूँ, जो PT365 की उसकी भी अपनी है, इंस्टा PTM। तो वैसा तो मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि एक ही मैगजीन्स पे मैं फोकस करती हूँ और मेरा भी मानना है कि आप लोग भी एक ही मैगजीन्स पे फोकस होइए। लेकिन फिर भी अगर आप लोग सेटिस्फाई नहीं होते हो एक मैगजीन से, तो नो इशू, आप लोग दूसरी तीसरी मैगजीन भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे एक ही मैगजीन आपको पढ़ा सकती हूँ। और PT365 की जो विजन IAS की है उसी को मैं कंप्लीट करूँगी और मंथली भी मैं उसी का लेकर चलूँगी। इंसाइट की जो मैं स्टार्ट करती हूँ वो आपकी क्वेश्चंस वाली होती है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने ला बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे थ्योरी पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि आप लोग समझ सको कि क्वेश्चंस किस तरीके से बनती है किसी भी टॉपिक पे ऊपर। ओके, तो आई होप कि आप लोग की जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गई होगी। अब उसके बाद जो है आप लोग फर्दर जो है इस टॉपिक पे मुझसे नहीं पूछोगे। फिर भी अगर कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आप लोगों के सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे हूँ। लेकिन मैं इतने आपको डिटेल्स में बता रही हूँ। अब थोड़ा सा इसके कंटेंट में देख लीजिए। मार्च और अप्रैल की अलग से आएगी तो मैं उसको ज़रूर कंप्लीट कराऊंगी। ओके, तो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में आप लोग देख सकते हो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से। तो टोटल यहाँ पे 6 टॉपिक है, देखती हूँ कितना कवर करा सकती हूँ। और उसके बाद जो है ये IR की है, इकॉनमी की है, यहाँ पे साइंस एंड टेक की है। सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग को यहाँ पे कोविड देखने को मिलेगा। कोविड के बारे में हम लोग देखने वाले, इकॉनमी टर्म में भी, साइंस एंड टेक में भी पूरा दिया गया है यहाँ पे कोविड का। तो बहुत अच्छे से आप लोग की जो भी यहाँ पे टॉपिक होगी कोविड की वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके, फिर यहाँ पे आपकी न्यूज़ इन शॉर्ट्स भी है, गवर्नमेंट स्कीम्स भी है। फिर फाइटिंग कोविड का जो है अलग से यहाँ पे आपका दिया गया है, यानी कि ग्लोबल की बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो रही है, हमारे कंट्री की प्रैक्टिस क्या हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपकी मैगजीन हो जाती है। अब आप लोग को आप डिफरेंट मैगजीन्स पढ़नी है, PT365 की भी डिफरेंट पढ़नी है। पॉलिटी कंप्लीट हो गई है, इकॉनमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, सोशल इशूज़, ये सब कुछ चल रहे हैं। तो उसकी आप लोग को बस एक काम करनी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हो। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की। यहाँ पे सबसे पहले जो इस बार की टॉपिक है बहुत ही अच्छी है, राज्यसभा में जजेस, यानी कि जजेस इन राज्यसभा। क्योंकि आप लोग जान ही रहे थे कि कितना ज़्यादा यहाँ पे टॉपिक आपका बर्निंग था। और ये क्या हुआ है कि प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट करी है, वो भी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को, वो भी कहाँ पे, तो राज्यसभा में। राज्यसभा में आपको पता है कि 12 मेंबर ऐसे होते हैं जिनको कि प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट करके भेजा जाता है। नॉमिनेट करने का मतलब है कि वो अपने फील्ड के या किसी किसी फील्ड के जो है ना वो महारथी होते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज होता है और बहुत ही अच्छा जो है उसमें वो एक हासिल किए रहते हैं, एक अच्छा खासा उनको नॉलेज होता है, एक पकड़ होती है उनको उस टॉपिक का। तो उस फील्ड में से जो है 12 ऐसे लोगों को प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करके राज्यसभा में भेजती है। तो इस बार क्या हुआ कि एक ऐसे ही है रंजन गोगोई, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिला है कि नॉर्थ ईस्ट के पहले ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे हमारे इंडिया में, जिसको कि यहाँ पे जिनको कि आज की डेट में यहाँ पे नॉमिनेट करके राज्यसभा में भेजा गया है। तो इसी के बारे में डिटेल देख लेंगे कि क्या है नहीं है। तो प्रेसिडेंट जो है वो अपनी पावर को किससे यूज़ करते हैं, किस तरीके से पावर को वो यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू वो 12 पर्सन को नॉमिनेट करके, जिनके पास स्पेशल नॉलेज होता है, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होती है इस तरीके के मैटर में, जैसे कि लिटरेचर हो गई, साइंस हो गई, आर्ट हो गई, सोशल साइंस हो गई। तो इन सारे काम जो करती है प्रेसिडेंट वो आर्टिकल 81A के तहत करती है। अगेन ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो गई, तो आप इसको कीजिए रट्टा।
रट्टा मारिए और कोई इसका ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आर्टिकल को रट्टा मारना होता है, समझना होता है। रंजन गोगोई जो है वो नॉमिनेट किए गए हैं राज्यसभा में विद इन 6 मंथ। जब उनका रिटायरमेंट हुआ था, इट मीन्स कि वो यहाँ पे एज ए 46 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनके बाद उनका रिटायरमेंट हो गया है। अभी आपके न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो वो 47 नंबर के हैं। तो इनका जो रिटायरमेंट हुआ है वो 6 मंथ के बीच में ही, 6 मंथ के विदिन ही उनको यहाँ पे नॉमिनेट कर लिया गया है। यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शंस और काउंटर रिएक्शंस देखने को मिला। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी, जिसको PIL बोलते हैं, वो भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया इस तरीके के मूव के अगेंस्ट में। तो बहुत बड़ी बात हो गई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, इससे पहले भी आपको देखने को मिलेगा। प्रीवियस इंस्टेंस देख लेते हैं इस तरीके के अपॉइंटमेंट का। तो सबसे पहला है कि जस्टिस रंगनाथ मिश्रा है, जिसको अपॉइंट किया गया था राज्यसभा में, वो भी 6 ईयर्स तक आफ्टर ही डिमिटेड ऑफिस एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद जो है उनको यहाँ पे राज्यसभा में एज ए मेंबर उनको अपॉइंट किया गया था। साथ ही आप लोग देखोगे कि जस्टिस बहारुल इस्लाम भी है, वो भी यहाँ पे राज्यसभा के मेंबर थे और फिर वो जो है यहाँ पे हाई कोर्ट के जज बन गए, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए और फाइनली वो राज्यसभा के फिर मेंबर बन गए। तो इस तरीके का भी काम हुआ है कि राज्यसभा के मेंबर होते हुए वो यहाँ पे जज बने, हाई कोर्ट के जज बने, सुप्रीम कोर्ट के जज बने, फिर जब वो रिटायर हो गए तो आके कहाँ बैठ गए, वो राज्यसभा में बैठ गए। जस्टिस कादूर सदानंद हेगड़े भी है, जो कि उन्होंने एक राज्यसभा जैसा मेंबर जैसा उन्होंने रहा है, और वो जब यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट को ज्वाइन कर रहे थे तो उससे पहले जो है वो राज्यसभा के मेंबर थे और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने स्वर्ण इन की है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने शपथ ली थी, वो भी 1967 में। तो ऐसे 3 आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे कंट्री के मिलेंगे, जिनका अपना खुद का ही स्टोरी है, इनका भी डिफरेंट स्टोरी है, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। अब देखते हैं कि क्या क्या आर्गूमेंट किया जा रहा है इनके फेवर में, जो इनको इस तरीके के पोस्ट में रखा गया है, राज्यसभा के मेंबर का उनको पद दिया गया है, तो इनके फेवर में क्या क्या आर्गूमेंट है ये देख लेते हैं। सबसे पहला है नो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल बार, यानी कि किसी भी तरीके का यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं है। आर्टिकल अब एक और आ चुकी है जो कि है 124 की 7, ये एक प्रोवाइड करती है कि यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, रिटायर्ड जो जज होते हैं ना, वो ना ही यहाँ पे प्लीड कर सकते हैं, ना ही एक्ट कर सकते किसी भी कोर्ट में या फिर किसी भी अथॉरिटी में जो भी हमारे टेरिटरी ऑफ इंडिया में के होते हैं, यानी कि हमारे कंट्री के अंदर जो भी यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और जो रिटायर्ड कर जाते हैं ना, वो यहाँ पे किसी भी कोर्ट में काम नहीं कर सकते हैं। ये प्रोविज़न ओनली रेस्ट्रिक्ट है पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट की, यानी कि रिटायरमेंट करने के बाद जो फिर से जो लोग यहाँ पे काम लेते हैं तो उनके लिए यहाँ पे है, और वो भी जुडिशरी में ही है, बट नॉट इन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए नहीं है, गवर्नर के लिए पोस्ट के लिए नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए नहीं है। आप लोग को पता है कि हमारे यहाँ जो भी प्रेसिडेंट होते हैं वो एक बार रिटायर करने के बाद फिर वही प्रेसिडेंट बन जाते हैं। काफ़ी ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो कि 2-3 टर्म जो है कंटिन्यूस उन्होंने सर्व करी है। गवर्नर भी ऐसे ही होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी ऐसे ही होते हैं, एक बार चुन के जाते हैं फिर वो चुन के आते हैं। तो ऐसा जो इस तरीके का रेस्ट्रिक्शंस है वो सिर्फ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पोस्ट रिटायरमेंट जो अपॉइंटमेंट है जुडिशरी में, उसी को यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करती है, बाकी किसी को भी नहीं। यहाँ पे कोई भी कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं है जब जज यहाँ पे जो है अपनी रिटायरमेंट लेते हैं, यानी कि ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे कूलिंग ऑफ पीरियड कहने का मतलब है कि एक इंटरवल होता है, जब आप लोग देखो एक डिफरेंस होता है, यानी कि दोनों के थॉट में, यानी कि 2 साइड होती है, इनके थॉट में जो डिफरेंस होता है उस इंटरवल में क्या होता है कि दोनों यहाँ पे सेटलमेंट करते हैं कि अपने थॉट के डिफरेंसेस को यहाँ पे सेटलमेंट करके जो है एक फर्दर एक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे कोई कूलिंग ऑफ पीरियड भी नहीं है जजेस के पास। साथ ही साथ सेकेंड पॉइंट क्या है कि यहाँ पे आप लोग देखोगे कि नॉट अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, यहाँ पे कोई सेपरेशन ऑफ पावर भी स्ट्रिक्ट नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके की प्रोविजंस भी नहीं है कि एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, यानी कि जैसा कि हमारे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है। तो फर्दर क्या है कि लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, जो कि एक साथ काम करते हैं नेशन बिल्डिंग के लिए। तो इस तरीके का एक्सचेंज ऑफ पर्सनालिटीज़ है, तभी यहाँ पे ऐसा काम होता है। तो जो प्रेजेंस है जजेस का पार्लियामेंट में, तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगा जिसके थ्रू हम लोग जुडिशरी की जो व्यू है ना उसको हम लोग और अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट कर पाएंगे जब कोई भी कानून बनाना है। तो यानी कि ऐसा यहाँ पे माना जा रहा है कि जैसे जुडिशरी से यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर निकल कर आए हैं, वो राज्यसभा में बैठ रहे हैं, कोई भी कानून अगर जुडिशरी से रिलेटेड होगा या लोगों से रिलेटेड होगा, तो जुडिशरी वाले जो जितने भी जजेस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो माइन्यूटली सारी चीज़ों को देख चुके हैं कि हमारे सोसाइटी में किस तरीके के लोग हैं, लोगों का क्या डिमांड है। हालांकि हर तबके के लोग जानते हैं, लेकिन जुडिशरी बहुत माइन्यूट तरीके से जानते हैं। तो अगर कोई भी कानून का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें इस तरीके के अगर पर्टिकुलर फील्ड से अगर कोई लोग हैं तो उनका व्यू बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, और कानून में और भी ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से लोगों के वेलफेयर के लिए हम लोग जो है प्रोविजंस लेकर आ पाएंगे। साथ ही कुछ और भी स्टैंसेस हैं आपका पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का। दूसरे डोमेन में देखें या कुछ और एरिया में देखें, जैसे कि जस्टिस पी आपका साथावियम थे, वो यहाँ पे अपॉइंटेड थे गवर्नर ऑफ केरल के जैसा, और जस्टिस जो हिदयालुत्ता थे वो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे।
तो वो भी थे, जो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बाद में क्या बने कि गवर्नर बन गए, बाद में यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट भी बन गए, यानी कि यहाँ पे चीफ जस्टिस थे लेकिन बाद में जो है ये बन गए। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं करना है। तो गिवन इंस्टेंस में ये दिया गया है कि जो नॉमिनेशंस ऑफ जज है, ठीक है, ये तो नॉमिनेशन ऑफ जज हो गया। यहाँ पे क्रूशियल डिफरेंस देखने को मिल रहा है इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर में। तो दोज हु आर इलेक्टेड टू अ हाउस, यानी कि किसी भी पार्टी से जो इलेक्ट होकर आ रहे हैं वो यहाँ पे विप ऑफ द पार्टी होंगे। विप ऑफ द पार्टी कहने का मतलब है कि कोई पार्टी होते हैं, पार्टी का एक विप होता है। पार्टी का जो है, पापी बोल रही हूँ मैं अजीब ही हो गई। पार्टी की जो एक आपको देखने को मिलेगा कि लीडर होते हैं जो कि अलग होता है और एक विप होता है। विप कहने का मतलब है ना कि एक पार्टी को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, एक पार्टी को मैनेज करके रखते हैं। अब यहाँ पे विप का क्या काम है कि विप अगर कोई बात कह देते हैं तो उनको सारे पार्टीज़ को फॉलो करना होता है। विप जो है थोड़े से सुप्रीम लेवल के होते हैं, उनकी बातों को सारे पार्टीज़ को मानना भी पड़ता है। और विप के पार्टी का अगर कोई उल्लंघन, विप के जो अगर बात का कोई उल्लंघन भी करते हैं ना पार्टी से, तो फिर उनको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है विप का। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो इलेक्ट होकर आते हैं मेंबर, तो उनमें क्या डिफरेंस होता है कि जो इलेक्ट होकर आ रहे हैं मेंबर, तो उनको क्या करना होता है, जो पार्टी के विप होते हैं ना, या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी में अगर जुड़ जाते हैं तो वो इलेक्ट होकर आ रहे हैं। इलेक्ट होकर आने से क्या होगा कि जो भी विप होंगे उनका बात उनको मानना पड़ेगा। तो अब तो ये हमारे कंट्री के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनको ऐसे कैसे कर सकते हैं कि इनकी बात सबको ही मानता है, ये किसकी बात कैसे मान सकते हैं। तो ये इतने बड़े पोस्ट से होकर आए, तो इसलिए इनको इलेक्ट करके नहीं लाया जाता और इनको इस तरीके का प्रोविजन दिया गया कि आप कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकते। तो दूसरी बात क्या होता है कि वो यहाँ पे जो है ना नॉमिनेट करके आते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट उनको शान से लेकर आते हैं कि आप आइए, अपना राज्यसभा में बैठिए, अपना व्यू और जो भी आपका चीज़ है, जो भी आपका वर्क है वो आप यहाँ पे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये भी एक बात है। सेकंड चीज़ है, यहाँ पे आप देखोगे कि वैल्यू देती है हमारे राज्यसभा के डिबेट में। इतने बड़े बड़े दिग्गज अगर हमारे राज्यसभा में आते हैं तो उनसे क्या होता है ना कि बहुत अच्छा एक डिबेट एंड डिस्कशन होता है। एक नॉलेजेबल पर्सन के साथ जब भी आप डिबेट एंड डिस्कशन करोगे ना, तो किसी भी टॉपिक में आपको हेल्दी पॉइंट्स मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छा आप अपने लेवल ऑफ थिंकिंग को भी इंक्रीज़ कर पाओगे। लेकिन किसी ऐसे इंसान के साथ आप यहाँ पे डिस्कस करो जो कि आपके एज से कम हो, एज से कम होने का मैटर नहीं है, मान लीजिए कि वो यूपीएससी के फील्ड के है ही नहीं, यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं वो उनका थिंकिंग लेवल अलग हो जाता है, वो अलग लेवल पे जाके सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। वैसे बहुत कम लोग हैं जो कि इतना एफर्ट्स लगाते हैं, अदरवाइज सबकी जो थिंकिंग होती है वो बहुत ही कैजुअल होती है। तो अगर आप लोग किसी पॉइंट पे डिबेट डिस्कशन कर रहे हो ना, तो उसमें क्या है ना कि आप लोग अगर किसी भी करो या फिर कॉलेज वाले बंदों को ही उठा लो, किसी किसी का व्यू जो है बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन मैं मेजोरिटी लेकर चल रही हूँ इसमें। क्या आप लोग जब डिस्कशन करोगे तो आपको उस तरीके का नहीं दिखेगा, आप उस तरीके का अपना जो है थिंकिंग भी जनरेट नहीं कर पाओगे। लगेगा कि ठीक है सामने वाले ऐसा कोजी कोजी है तो मैं भी ऐसे ही कोजी कोजी रहूँगी, इतना ज़्यादा सोचने की क्या ज़रूरत है। तो वही चीज़ होता है कि किसी टॉपिक को जो भी कानून बनाया जाता है, कोई भी बिल जो है आपका लोकसभा से पास होकर जब राज्यसभा में आता है, उस समय डिबेट एंड डिस्कशंस होता है किसी भी टॉपिक में। तो इतने बड़े बड़े फील्ड के अगर लोग हैं ना, तो उनकी व्यू बहुत मैटर करेगी और एक वैल्यू एडिशन होगी, यानी कि जो भी काम किया जाएगा उसमें एक अच्छा आपको जो है एक पॉजिटिव वे में ही आपको बातें मिलेगी। तो ये सारी चीज़ है पॉजिटिव, यहाँ पे आपकी सारी बातें बताई जा रही है। अब देख लेते हैं कि आर्गूमेंट इसके अगेंस्ट में क्या क्या किया जा रहा था। सबसे पहली बात यहाँ पे यही बात की जा रही है ना कि जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। यहाँ पे एक मैसेज दिया जा रहा है कि अगर जज यहाँ पे रूलिंग पार्टी का अगर फेवर करते तो उनको यहाँ पे रिवार्ड किया जाएगा। बातें तो यही कही जा रही थी कि यहाँ पे बहुत सारा ऐसा आप लोग देखोगे कि रंजन गोगोई जी के टाइम पे जो है ना उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी जजमेंट दी है और ऐसी ऐसी जजमेंट दी है जो कि काफ़ी सालों से अटकी हुई थी। तो इनका यही कहना है कि इनकी जो जजमेंट सारी दी गई है ना, अब उस पर क्वेश्चन मार्क निकल कर आ रहा है कि ये जो सारे जजमेंट दिए थे कहीं ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट के फेवर में आकर किए थे, गवर्नमेंट उनको करा रही थी, यानी कि गवर्नमेंट उनको इस तरीके से एक होता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट देती थी कि अगर आप लोग इस तरीके के जजमेंट में, अगर आप इस तरीके के केसेस में अगर इस तरीके का जजमेंट दोगे तो मैं आपको रिटायरमेंट के बाद इस तरीके का एक प्रॉफिट दूंगा। एक होता है ना कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया होगा। तो ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे निकल कर आई थी कि क्या यहाँ पे जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, इस तरीके की टॉपिक यहाँ पे निकल कर आई थी। फिर क्या सेकंड चीज़ यहाँ पे कि इंटीग्रिटी ऑफ द जज के बारे में बात हो रही थी, यानी कि जज का ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने आप से काम करेंगे, यानी कि इस तरीके से काम करेंगे कि रिटायरमेंट के बाद भी ना वो किसी तरीके का एडवर्स इंप्रेशन नहीं डालेंगे। यानी कि जो इंडिपेंडेंट है जुडिशरी हमारे कंट्री में बहुत ही ज़्यादा स्वतंत्र रूप से है, तो उनके जो है नेगेटिव इम्पैक्ट कभी भी नहीं डालेंगे, चाहे वो यहाँ पर रिटायर ही क्यों ना हो जाए। तो ये जो जज है इनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो किसी भी डर और किसी भी फेवर के बाहर आकर वो काम करते, किसी भी तरीके का उनको डर नहीं होता है, किसी भी तरीके का
वो फेवर नहीं लेते, इससे बाहर आकर वो काम करते हैं। थर्ड चीज़ है कि फंडामेंटल जो है, यानी कि हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन में बात रखी गई है कि सेपरेशन ऑफ पावर की जो फंडामेंटल है उसको कहीं ना कहीं ये वॉयलेट कर रही है। तो जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे आप देखोगे कि ये फार है, यानी कि लार्जेस्ट लिटिगेंट है अगर हम लोग जुडिशरी के सामने देखें तो। हर एक तरीके का जो अपॉइंटमेंट होता है ना, वो एक क्वेश्चंस यहाँ पे लेकर आती है कोर्ट की एबिलिटी का, कि वो जो एडजुडिकेट करते, जो फैसला करते किसी भी मैटर में, क्या वो ट्रांसपेरेंट मैनर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्वेश्चन तो यही अराइज हो गया कि इस तरीके का जो आपका जो काम किया गया है कि 6 मंथ की विदिन जो है पोस्ट रिटायरमेंट के बाद उनको एक तरीके का नया पोस्ट दे दिया गया, तो क्या पता कि ऐसा भी काम हो रहा होगा कि वो यहाँ पे गवर्नमेंट के फेवर में काम कर रहे होंगे, जितनी भी जजमेंट वो दिए है वो गवर्नमेंट के फेवर में होगा। तो इस तरीके का भी बात यहाँ पे निकल कर आता है कि कितनी ट्रांसपेरेंसी है उनके काम करने में और कितना ट्रांसपेरेंसी है उनके जजमेंट में। फिर यहाँ पे आपका क्या होता है ना कि एक और बातें कही जा रही है नेगेटिव में, कि यहाँ पे जो लोगों का ट्रस्ट है, क्योंकि हम लोग जुडिशरी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, कहते हैं कि देर है पर अंधेर नहीं है जुडिशरी में, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे लोगों का ट्रस्ट ही खत्म हो जाए। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि क्या क्या मेजर्स हमें लेना चाहिए। सबसे पहला है कि मैंडेटरी होना चाहिए कूलिंग ऑफ पीरियड को, यानी कि जो आपका इंटरवल होता है जिसमें कि एक पार्टी उसके फेवर में होता है, दूसरे पार्टी उसके फेवर में नहीं होता है और डिफरेंसेस ऑफ थिंकिंग होती है, तो इसके बीच में जो है एक कूलिंग पीरियड होना चाहिए जजेस के लिए, जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट की असाइनमेंट लेती है आफ्टर रिटायरमेंट। तो कूलिंग ऑफ पीरियड जो है ना वो मिनिमाइज़ करना चाहिए, यानी कि जो जजमेंट की चांसेस है कि वो यहाँ पे पोस्ट रिटायरमेंट के बाद जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, गवर्नमेंट की जो ऑफर दी जाती है उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो उसको यहाँ पे मिनिमाइज़ करना चाहिए। ये जो कूलिंग ऑफ पीरियड है ये आपका 6 ईयर्स का हो, या फिर कोई भी जजमेंट को जो यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है अपने पीरियड का कंप्लीट करने से पहले, तो गवर्नमेंट की टेन्योर जो है वो 5 ईयर्स तक का ही है। तो यहाँ पे जो है कूलिंग पीरियड कहा जा रहा है कि मिनिमम जो है आपका 6 ईयर्स का होना चाहिए, उसी के बीच में यहाँ पे सेटलमेंट वगैरह करना चाहिए। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें ब्रिटेन की मॉडल को फॉलो करना है, जहाँ पे हर एक जज जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसके पास राइट है कि वो यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड में बैठ सकते हैं, वो भी रेस्ट ऑफ हिज लाइफ और हर लाइफ, यानी कि पूरे लाइफ जो है वो यहाँ पे जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है उसमें जो है जज को पूरा हक है कि वो वहाँ पे बैठ सकते हैं। तो अगर यहाँ पे नॉमिनेशन ऑटोमेटिक होगा रिटायरमेंट के बाद, तो जो टेन्योर है वो 10 साल का होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी स्कोप नहीं होगा कि कोई भी जो है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे डाउट करेंगे। अगर इस तरीके का ऑलरेडी प्रोविजन होगा तो हम लोग तो डाउट नहीं ना करेंगे। अभी हमारे यहाँ प्रोविजन नहीं है तभी ना सब कोई डाउट कर रहे हैं, सभी ना इसके अगेंस्ट में आर्गूमेंट कर रहे हैं, फेवर में आर्गूमेंट कर रहे हैं। तो यही चीज़ कहा जा रहा है ब्रिटेन में ऐसा मॉडल है तो हमें भी वैसा मॉडल अपना लेना चाहिए। साथ ही जो यहाँ पे अदर स्टैटस जो जजेस का है उसकी एप्लीकेशन को और ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहिए। जैसे कि आप लोग लोकपाल और लोकायुक्त जो एक्ट 2013 है उसकी अगर सेक्शन 8 की बात करें, जिसमें कि ये चेयरमैन और जो मेंबर है उनको यहाँ पे रोका गया है, वो भी री अपॉइंटमेंट से, या फिर कोई भी एसोसिएशन जो कि असाइनमेंट जो कि वो डिप्लोमेट जैसा लेते हैं या फिर गवर्नर जैसा लेते हैं या फिर कोई और पोस्ट जैसा लेते हैं, तो उसको यहाँ पे एक्सटेंड करना चाहिए। जैसे और सारे पोस्ट ले सकते हैं रिटायरमेंट के बाद, तो क्यों नहीं वो राज्यसभा की भी राज्यसभा में भी आके बैठ सकते हैं। तो इस तरीके की भी बातें की जा रही है कि यहाँ पे भी प्रोविज़न होना चाहिए। साथ ही आप लोग यहाँ पे भी देखो कि पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट और यहाँ पे कूलिंग ऑफ पीरियड कितना कितना है। तो यहाँ पे ग्रुप ए गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बात की जा रही है, तो ये जो है ना कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते विदिन 2 ईयर्स, यानी कि जब तक वो अपनी जॉब को, जैसे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो पोस्ट खत्म हुआ है तो उसके बाद से वो 2 साल तक वो कोई भी जॉब नहीं ले सकते। तो यहीं पे वो कहा गया है कि मिनिमम जो 6 ईयर्स है, यानी कि जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है अपने पोस्ट को अभी उनकी रिटायरमेंट हुई है तो 6 साल तक उनको कहीं भी अपॉइंटमेंट नहीं देना है। 6 साल के बाद ही उनको जो है इस तरीके का कहीं भी, जैसे अभी राज्यसभा में नॉमिनेट हुए तो 6 साल के बाद होना चाहिए। तो ग्रुप ए में क्या है ना कि 2 साल तक कोई भी नहीं ले सकता पोस्ट रिटायरमेंट के बाद, और यहाँ पे गवर्नमेंट के परमिशन के बिना तो बिल्कुल भी नहीं। कैग की अगर बात कर ले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ की जो यहाँ पे पोस्ट है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये आपके एलिजिबल ही नहीं है फर्दर ऑफिस के लिए। या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर ले या फिर हम लोग गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट की बात कर ले, वो किसी भी समय वो किसी भी जगह पे वो फर्दर जो है वो पोस्ट नहीं ले सकते। यूपीएससी की बात करें, अगर इनकी टेन्योर यानी कि टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्सपायर हो जाती है तो मेंबर जो है वो इन एलिजिबल है कि उस ऑफिस में जो है वो फिर से रीअपॉइंट हो पाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कूलिंग ऑफ पीरियड रखी गई है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ इस तरीके का नहीं था, हमारे यहाँ और भी पोस्ट के लिए है। तो यहाँ पे अब बात की जा रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए भी कुछ अच्छा खासा मेजर लेना चाहिए। ओके, तो आप लोग भी अपनी राय बता सकते हो, आप लोग को क्या लगता है। अगर आप लोग इंटरव्यू फेस करने वाले हो अगर आप लोग, तो आप लोग भी इस तरीके के जवाब को ज़रूर तैयार रखिए कि आप लोग का क्या थिंकिंग है, आप लोग क्या सोच रहे हो कि इसके फेवर में हो कि अगेंस्ट में हो, और अगर हो तो क्यों हो वो भी आप लोग को पता होना चाहिए, है कि नहीं। आइए अब नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं जो कि है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी की अगर मैं बात कहूँ तो ये हमारी फंडामेंटल राइट थी,
पहले थी, जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी तो उसमें हमारी जो फंडामेंटल राइट है जो हमारे पार्ट 3 में है उसमें इसको भी इंक्लूड किया गया था, लेकिन बाद में इसको जो है 44th अमेंडमेंट करके जो है इसको हटा दिया गया और हमारी आर्टिकल 300 के अंदर इसको इंक्लूड किया गया। तो ये तो रही बेसिक बातें। अब देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों थी। रिसेंटली क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कही है और वो फोर्सिबल यहाँ पे डिस्पोजिशन लगा रही है पर्सन के ऊपर उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर बिना किसी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को, जो कि एक ह्यूमन राइट वॉलेशन है। तो चलिए जो भी बात है, यहाँ पे लोगों की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, हर की एक प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, तो उसके ऊपर किसी का हक नहीं है। ये अब पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब इसको हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है। तो पहले यहाँ पे हम लोग बेसिक चीज़ें देखते हैं, तब आते हैं कि ये ये जो आपका फंडा है निकल के कहाँ से आया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर हम लोग देखें राइट टू प्रॉपर्टी के यहाँ पे, तो फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया था जिसके थ्रू 2 आर्टिकल ऐड की गई थी, आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B। साथ ही साथ यहाँ पे फर्स्ट अमेंडमेंट से क्या निकल कर आया था, हमारी 9th शेड्यूल निकल कर आई थी। आर्टिकल 31A की बात करें तो यहाँ पे कुछ प्रोविज़न है कि कैसे सर्टेन लॉज को यहाँ पे सेव किया जाएगा और एक्विजिशन ऑफ ई स्टेट, यानी कि अगर आप अपना धन को अर्जित करना चाह रहे हो तो उसके लिए कुछ सर्टेन्स कानून है उसको यहाँ पे आपका सेव करने की बात की गई है, वो भी आर्टिकल 14 से और 19 में। 14 में क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने सब बराबर है। और आर्टिकल 19 क्या है कि आपको यहाँ पे कुछ फ्रीडम दी गई है। 6 तरीके की फ्रीडम है कि आप बोल सकते हो, अपनी जो भी आपकी फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, एसोसिएशन बना सकते हो, कहीं भी अपने कंट्रीज़ में आप लोग घूम सकते हो। तो इस तरीके की फर्दर और भी आपको जो है इस आर्टिकल 19 के अंदर कुछ फ्रीडम दी गई है। तो इसी के तहत जो भी यहाँ पे आप अपना धन भी अर्जित करना चाह रहे हो तो उसी के थ्रू यहाँ पे कुछ और कानून है जिसको कि यहाँ पे सेव करने की बात की गई है। आर्टिकल 31B की बात करें तो यहाँ पे भी आपका प्रोवाइड किया गया है कि कोई भी कानून, कोई भी रेगुलेशन जो भी 9th शेड्यूल में आपका मेंशन है तो उसको यहाँ पे छूट मिलेगा जुडिशियल रिव्यू से। अब ये जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू कहने का मतलब है कि जैसे कोई भी कानून बन के आता है तो जुडिशरी को भी एक पावर दिया गया कि वो एक्टिव हो सकती है और जुडिशरी भी ये देख सकती है कि जो भी कानून बनाया जा रहा है क्या वो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग है कि नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर का कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। तो कुछ बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स है जिसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, तो इसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो अगर ऐसा कोई भी कानून जो कि बनाया जाता है और लोग अगर चाहते हैं, यानी कि ऐसा अगर माना जाता है कि इस तरीके के कानून से फर्दर कोई तरीके का छेड़छाड़ ना हो, तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता है। 9th शेड्यूल में डालने के बाद क्या होता है कि उसमें फर्दर आप लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उस कानून से कोई भी मतलब नहीं होगा, जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो पाएगा। लेकिन ये पहले था, बाद में इसको हटा दिया गया और अब क्या है ना कि आप लोग 9th शेड्यूल में अगर कोई भी कानून रखते हो तो उसमें आप लोग जुडिशियल रिव्यू करवा सकते हो। जुडिशियल रिव्यू करवा सकते क्या सकते हो, वो खुद ही कर सकती है। अब 9th शेड्यूल की बात करें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे टोटल 12 शेड्यूल है, 1 से लेकर 12 है, इसमें एक 9th शेड्यूल आती है, वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है जिसमें कि गवर्नमेंट जो है ना कुछ यहाँ पे जो है एक कुछ सर्टेन्स लॉ को देख सकती है, जो भी यहाँ पे आपका छूट दिया गया यानी कि जुडिशियल रिव्यू से छूट दिया गया तो उसको यहाँ पे देख सकती है। ये मेनली आपका किया गया है जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो आपका ज़मींदारी एवोल्यूशन टैक्सेस था ना, लॉज था, यानी कि जो ज़मींदारी सिस्टम था जिसमें कि ज़मींदार को यहाँ पे टैक्सेस लेना पड़ता था, वो वसूलीकरण करते थे, तो उनकी जो एवोल्यूशन था यानी कि ज़मींदारी सिस्टम को जो हटाने का कानून आया था ना, उससे नहीं चाहते थे फर्दर कि इसको कोई छेड़छाड़ करे, तो उसको बचाने के चक्कर में इस तरीके का 9th शेड्यूल बनाया गया और 9th शेड्यूल को जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी वैलिडिटी को यहाँ पे सिक्योर करने के लिए अब 4th अमेंडमेंट की गई, जिससे क्या हुआ ना कि आर्टिकल जो 31A है इसके स्कोप को और ज़्यादा बढ़ाया गया। इसमें कुछ और कैटेगरीज़ को इंक्लूड किया गया जिसको कि यहाँ पे आपका जो है डिप्रेवेशंस ऑफ पॉवर्टी, यानी कि जिसको भी पॉवर्टी से वंचित किया जाता है उसके बारे में रखी गई है, उसको भी यहाँ पे कुछ छूट दिया गया है। और लिटिगेशन किसके किसके अंदर, आर्टिकल 14 के अंदर यानी कि राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 के अंदर कि राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 31 के अंदर। फिर 17th अमेंडमेंट की गई, फर्दर यहाँ पे ई स्टेट का डेफिनेशन दिया गया कि यहाँ पे आर्टिकल 31 के तहत। उसके बाद यहाँ पे 25th यहाँ पे अमेंडमेंट हुई है। 25th अमेंडमेंट में क्या हुआ कि 31 को यहाँ पे अमेंड किया गया और 2 और आर्टिकल यहाँ पे ऐड किया गया, एक नया आर्टिकल ऐड किया गया। अब तक 31A था, 31B था, ये 31C आ गया। अब 31C की बात करें तो यहाँ पे कुछ कानून को सेव करने के लिए है जो कि सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के इफेक्ट को यहाँ पे देती है, जैसे आर्टिकल 39B है, 39C है, जो कि यहाँ पे प्रेसिडेंस दे रही है, वो भी किसके ऊपर, तो 3 आर्टिकल के ऊपर, आर्टिकल 14, 19 और 31। उसके बाद आपका फर्दर क्या हुआ तो 42nd अमेंडमेंट हुआ। 42nd अमेंडमेंट में से आपका आर्टिकल 31C जो है उसको अमेंड किया गया, जिसमें कि सारे डीपीएसपी को ये पावर दिया गया है, वो भी आर्टिकल जो है 14, 19 और 31 के अंदर। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और वो भी यहाँ पे जुडिशरी के द्वारा, तो ये चीज़ किसके तहत कहा गया, मिनरवा मिल्स और ये आपका जो है यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो आपको एक काम करना है
कि आपको यहाँ पे लक्ष्मीकांत की बुक उठानी है और ये जो आर्टिकल आपकी सब कुछ दी हुई है, आर्टिकल 31, 31, 31A, 31B, 31C, इसके बारे में पढ़ जाना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को यहाँ पे बेसिक चीज़ें बताई गई है, अगर आप लोग को और डिटेल पढ़ना है तो आप लोग जो है लक्ष्मीकांत की बुक को ज़रूर एक बार रेफ़र कर लीजिए। अब देखते कि राइट टू प्रॉपर्टी का फंडा आया कहाँ से, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तो प्रोवाइड किया गया था राइट टू प्रॉपर्टी, और ये हमारी फंडामेंटल राइट थी। और राइट किसके अंदर थी, तो आर्टिकल 19 के तहत और आर्टिकल 31 के तहत। उसके बाद क्या हुआ कि आर्टिकल 19(1)(f) है, जो कि ये इंडियन सिटीजन्स को गारंटी करती है कि वो एक्वायर कर सकती है, होल्ड कर सकती है और अपने प्रॉपर्टी को डिस्पोज भी कर सकती है। यानी कि प्रॉपर्टी आप ले भी सकते हो, प्रॉपर्टी आप दे भी सकते हो और प्रॉपर्टी अपने पास रख भी सकते हो। आर्टिकल 31 की बात करें जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है, इसमें ये कहा गया है ना कि कोई भी लोग को उनके प्रॉपर्टी से जो है ना वंचित नहीं किया जाएगा बिना किसी प्रॉपर अथॉरिटी के कंसर्न से। साथ ही यहाँ पे आप देखोगे कि आर्टिकल 31(2) है, जो कि दो तरीके की लिमिटेशन रखती है स्टेट के ऊपर। जो भी यहाँ पे एक्विजिशन ऑफ लैंड की पावर है, यानी कि जो यहाँ पे लैंड जो हड़पते हैं ना, एक्वायर करते हैं, उनकी पावर के बारे में दिया गया है। पहला है कि कंपलसरी एक्विजिशन होनी चाहिए, यानी कि हर किसी को यहाँ पे ज़मीन देना है, वो भी पब्लिक पर्पज़ के लिए। सेकेंडली क्या है, जो लॉ यहाँ पे बनाया गया है, यानी कि वो एक कंपनसेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड करना है। यानी किसी की ज़मीन अगर किसी गलत तरीके से हड़प ली जाती है या कुछ और गलत हो जाता है तो उनको कंपनसेशन भी प्रोवाइड करना है। लेकिन अगर हम लोग आफ्टर इंडिपेंडेंस देखें, स्वतंत्रता के बाद, तो ये क्या हुआ ना कि बहुत सारी लिटिगेशंस आने लगी गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में जो है बहुत ज़्यादा लिटिगेशन कहने का मतलब मैं कैसे बताऊँ, केसेस आने लगी। ओके, जैसे ज़मीन को लेकर, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट था। आपकी ज़मीन पे अगर कोई भी कब्जा करेगा, कोई भी करेगा, तो क्या होगा कि आपका एक हक है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो। तो इसी से रिलेटेड क्या हुआ कि इस तरीके का जो फंडामेंटल राइट बनाया गया, तो सरकार परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा केसेस आने लगी, जुडिशरी परेशान हो गई, बहुत सारे कंटेंशियस इश्यूज़ भी निकल कर आने लगे। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए क्या हुआ ना कि यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ स्कोप को नैरो किया गया, नैरो भी था, यानी कि यहाँ पे मॉडिफाई किया गया। बहुत बार जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसको मॉडिफाई भी किया गया। जैसे आप लोग देखो, फर्स्ट है, फोर्थ है, 17th है, 25th है, 42nd अमेंडमेंट है, इतना सारा अमेंडमेंट करके मॉडिफाई किया गया। लेकिन फिर भी ये कंटिन्यू रहा। इस तरीके का जो है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है एक रोड ब्लॉक बन गया था। फाइनली क्या हुआ ना कि गवर्नमेंट ने एक काम किया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, और ये जो इंटायर आपकी 31 आर्टिकल है, 31A, 31B, 31C जो भी है आपका, इसको हटाया गया और आर्टिकल 19(1)(f) को हटाकर जो है इंसर्ट कर दिया गया आर्टिकल 300A में। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। हर एक छोटी छोटी, आप लोग समझ सकते हैं कि प्रॉपर्टी बहुत ही बड़ी चीज़ होती है और इससे जो आपका इशू है वो बहुत ही छोटा छोटा भी इशू हो सकता है। तो इसको फंडामेंटल राइट में रख के जो है ना बहुत बड़ी गलती हो गई थी, तो बाद में इस गलती को ही रेक्टिफाई भी किया गया। अब यहाँ पे आपका है कि राइट टू प्रॉपर्टी एज ए ह्यूमन राइट। बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया के है ना, वो यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी को नॉट जस्ट स्टैट्यूटरी राइट रखते हैं, बट ये ह्यूमन राइट भी है, ऐसा भी डिक्लेयर किया गया है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट 1948 की देखें, जो कि सेक्शन 71 और 2 की है, ये यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी का रिकॉग्नाइज करती है और कहती है कि हर एक इंसान का जो है यहाँ पे राइट है कि वो अपने प्रॉपर्टी बना सकते हैं, अकेले भी बना सकते हैं या फिर दूसरे लोगों के साथ एसोसिएशन भी बना सकते हैं। किसी को भी यहाँ पे जो हक नहीं है कि उनके प्रॉपर्टी से वंचित किया जाए। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस यही है कि यहाँ पे सेफगार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी जाएगी प्रॉपर्टी का। ये एक टूल है सेल्फ प्रोटेक्ट करने का। साथ ही लोगों को अलाउ किया जाएगा कि आप इंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो, आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास धन है, तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो सही तरीके से। तो ये बातें हैं। अब राइट टू प्रॉपर्टी को रख दिया गया आर्टिकल 300A में, तो इसके बारे में भी प्रोविज़न देख लेते हैं। आर्टिकल 300A जो है वो ये कहती है कि कोई भी पर्सन को जो है उनके प्रॉपर्टी से वंचित नहीं किया जाएगा जो भी अथॉरिटी ऑफ लॉ के द्वारा सीव किया गया है। इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी जो है ना, अब यहाँ पे फंडामेंटल राइट नहीं है। कोई भी एग्रीव्ड इंडिविजुअल, यानी कि जो भी परेशान व्यक्ति है, अब वो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएंगे, जो कि आर्टिकल 32 के तहत उनको ये पावर दिया गया है। 32 आर्टिकल के तहत ये कहा गया है कि आपके पास जितनी भी फंडामेंटल राइट है उसका अगर कोई भी हनन होता है, वायलेशन होता है, तो या तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो या तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हो। आर्टिकल 2 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो। ये एक पावर है। साथ ही साथ यहाँ पे कानून भी है जो कि नेसेसरी है कि किसी भी पर्सन को जो है ना यहाँ पे अगर डिप्राइव किया जाता है तो उसके लिए किसान कानून भी होगा। तो ये भी एक बात रखी गई है।
अब इसके आर्गूमेंट देख लेते हैं फेवर में कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है ना वो यहाँ पे फिर से जो है एज ए फंडामेंटल राइट जैसा कहा जा रहा है। तो इसके फेवर में देख लेते हैं, इससे क्या होगा कि हम लोग सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, वो भी अनवारंटेड स्टेट एक्शन से, जो कि यहाँ पे एक्विजिशन के नाम पे लिया जाता है। कहा जाता है कि लोग जो है ना हड़प लेते हैं, किसी और की ज़मीन ले लेते हैं या फिर गलत तरीके से ले लेते हैं, तो इस तरीके की चीज़ों से जो है लोगों को प्रोटेक्ट किया जाएगा। कंपलसरी लैंड एक्विजिशन और मास डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग देखें डेवलपमेंट के नाम पे किया जाता है, तो इससे क्या होता है कि कोई एक जगह पे आपका सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ निकल कर आता है। तो इस तरीके का स्ट्रॉन्ग चेक करना गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही यहाँ पे जुडिशरी को सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। अभी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की जो आप लोग देखते हो यहाँ पे ये जो आपकी जुरिस्प्रूडेंस है, ये सिर्फ आपका सेफगार्ड है। यानी कि अगर कोई भी तरीके का फियर है, आर्बिट्रेशंस ऑफ जो आपका स्टेट एक्शन का अगर कोई भी तरीके का फियर है, तो उसी के अगेंस्ट में ये सेफगार्ड प्रोवाइड करती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जुडिशरी को भी सपोर्ट मिलेगा कि अगर यहाँ पे लोगों के पास अपना एक फंडामेंटल ज़मीन है, तो जो यहाँ पे जुडिशरी है वो भी केस को रिजॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर पाएगी। यानी कि पता चल पाएगा कि किस लोगों का कितना तक ज़मीन है और कहाँ पे उनका फंडामेंटल राइट, क्योंकि आज के डेट में क्या है ना कि फंडामेंटल राइट होने से लोग जो है ना ज़्यादा यहाँ पे अवेयर होते हैं, ज़्यादा उनको लगता है कि मेरा हक यहाँ पे छीना रहा है, तो वो ज़्यादा आवाज़ उठा पाते हैं। फंडामेंटल राइट नहीं होने से अगर जो लोग यहाँ पे गलत तरीके से काम भी करते हैं ना, तो वो डरते नहीं हैं, और जो बेचारे मासूम लोग होते हैं जिनका ज़मीन छीनाया रहता है, तो वो यहाँ पे जो है हक से आवाज़ उठाते, लेकिन उनका कोई सुनता नहीं है। तो इसलिए भी ये भी बात कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो टैकल किया जाएगा, यानी कि जो मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस होती है फेयर कंपनसेशन के लिए, उसको यहाँ पे जो है टैकल किया जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि कंपनसेशन दिया जाता है गलत तरीके से, किसी का ज़मीन आप ले लो, उसके बाद उस इंसान को कंपनसेशन दे दो, तो ये भी आपका गलत तरीके से, इसमें भी बहुत ज़्यादा करप्शन होता है, बहुत तरीके का जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वेगनेस होती है। फिर यहाँ पे जो टाइटल है और जो पुअर लैंड रिकॉर्ड है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उस वो भी इनसिक्योर है। बहुत सारे सिटीजन्स हैं जिनका यहाँ पे क्लियर टाइटल ही नहीं है, उनका ज़मीन है लेकिन उनका टाइटल नहीं है। और यहाँ पे क्या होता है ना कि पुअर मेंटेनेंस होता है लैंड रिकॉर्ड का। कई बार हम लोग देखे, पहले भी हम लोग जो है डिस्कस किए थे कि लैंड रिकॉर्ड में आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र है, जैसे आपके आंध्र प्रदेश है, जो कि अपनी लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ कर रही है। तो यही चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक प्रोग्राम लेकर आ रही है कि लैंड रिकॉर्ड को जो है डिजिटाइज़ किया जाएगा। अभी क्या है कि पेन पेपर में होते हैं, और वो पेपर अगर भुला गए, आपके पेपर चोरी हो गए, खो गए, तो यानी कि आपका वो ज़मीन का जो हक था, आपका जो ज़मीन का जो वो प्रूफ था, वो ख़त्म हो गया। तो इससे क्या होगा ना कि आपको अल्टीमेटली एक इंसान को ही लॉस होता है जिसका ज़मीन होता है। तो अगर डिजिटाइजेशन करने से क्या होगा कि सारी चीज़ें आपका अप टू मार्क होगी, रिकॉर्ड भी अच्छे से होगा, और कभी वो खोएगा भी नहीं। तो ये जो लैंड राइट है, अब वहाँ के ट्राइबल के, यानी कि कहीं के भी रहने वाले ट्राइबल का जो यहाँ पे लैंड राइट है ना, वो रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता स्टेट के द्वारा। तो स्टेट गवर्नमेंट भी कम नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट भी जो है ऐसा काम करती है कि वो जो है जितने भी ट्राइबल होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं जो कि अपने ज़मीन पे रहते हैं, तो कई बार उनके साथ भी बहुत ज़्यादा जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है, या फिर उनके लैंड को कभी भी वो जो है रिकॉर्ड करके नहीं रखते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद आर्गूमेंट क्या किया गया है इन फेवर ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि एक लीगल राइट है। तो इससे क्या है ना कि बहुत ही ज़्यादा एक स्मूदर लैंड एक्विजिशन होगा। यानी कि अगर हम लोग इसको लीगल राइट जैसा देखते हैं, आज की भी डेट में अगर ये लीगल राइट ही है, तो अगर ऐसे ही रहेगा तो क्या होगा। इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, और इस पर्पज़ से लैंड एक्विजिशंस जो है ना वो यहाँ पे स्विफ्ट होना चाहिए, यानी कि एकदम स्मूथ तरीके से होना चाहिए। और ये चीज़ हमारे आर्टिकल 308 में फैसिलिटेट किया गया, तो इसी को हम लोग कैरी ऑन करेंगे। साथ ही यहाँ पे जो जुडिशियल बर्डन है वो थोड़ा ईज़ हो पाएगा। फंडामेंटल राइट होने से क्या हो गया था, पास्ट में आप लोग देखे हो कि बहुत ज़्यादा जो है जुडिशरी के ऊपर बर्डन बढ़ गया था, बहुत सारे लिटिगेशंस हो गए थे, केसेस हो गए थे। तो ऑलरेडी हमारे कंट्री में 3 लाख से ज़्यादा केसेस जो है पेंडिंग है। अगर इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल राइट दे देते हैं, तो आप लोग समझ सकते हो कि लोगों को कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है प्रॉपर्टी लेकर। हर 1-2 मिनट में जो है इस तरीके का लिटिगेशन फिर फाइल होगा, केसेस फाइल होंगे, तो फिर कैसे जुडिशरी इस चीज़ को हैंडल करेगी। तो इसलिए यहाँ पे जुडिशरी की जो बर्डन है उसको भी यहाँ पे कम करना है। साथ ही साथ यहाँ पे गवर्नमेंट को भी यहाँ पे मदद मिल पाएगी वेलफेयर ऑब्जेक्शन के लिए। यहाँ पे गवर्नमेंट को एक फेयर कंपनसेशन दिया जाएगा। लैंड एक्विजिशन ये ज़रूरी है जिसके थ्रू वेलफेयर पर्पस जो है वो फुलफिल हो पाएगी, जैसे कि यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी बना पाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर पाएंगे, और ये सारे लोगों के लिए एक्सेसिबल भी होगा। तो इस तरीके का भी काम किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात ही है कि राइट टू प्रॉपर्टी को आज की भी डेट में लीगल राइट ही रहने दे, इसको कोई ज़रूरत नहीं है वापस से फंडामेंटल राइट बनाने का। आपकी क्या राय है, आप लोग भी अपनी ओपिनियन को ज़रूर मेरे साथ शेयर कर सकते हो। फेयर बैलेंस टेस्ट क्या है, अगर हम लोग इसको देखें
अकॉर्डिंग टू जो कि प्रॉपर्टी अगर हम लोग लेते हैं बिना किसी अमाउंट को पे किए हुए, जो भी रिजनेबल अमाउंट होता है किसी प्रॉपर्टी का, ज़मीन का ही ले लीजिए, कुछ अमाउंट होता है तो उसको पे किए बिना अगर आप ले लेते हो उसकी वैल्यू से रिलेटेड, तो वो नॉर्मली इसमें क्या है ना कि डिसप्रोपोर्शनेट इंटरफ्रेंस होता है, जिससे क्या हो सकता है कि यहाँ पे आपका जस्टिसेबल नहीं हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम भी निकल कर आती है। तो जैसे कि जब भी आप यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी आप साइन करते हो, कोई भी प्रॉपर्टी की कागजात लेते हो, तो उस समय आपको पेमेंट करना होता है। अगर आप वो पेमेंट नहीं करते हो तो बाद में आप देखोगे कि उससे जो है ना कई तरीके की प्रॉब्लम निकल कर आती है और फिर जो है उससे आपको जस्टिस नहीं मिल पाएगा। तो ये एक होता है फेयर बैलेंस टेस्ट। कंक्लूजन में क्या कहा जा रहा है? कंक्लूजन में कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पे ज़रूरत है कि हम लोग को बैलेंस लेकर चलना है राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर, और साथ ही साथ हमें अपनी सोसाइटी की भी डेवलपमेंट करनी है और कंट्री को एज अ होल लेकर चलना है। कुछ स्टेप्स यहाँ पे दिया गया है जिसको ले सकते हैं और इससे क्या हो सकता है कि हमारी कंट्री में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो सकती है। इससे सबसे पहली बात यही है कि लैंड रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज़ कीजिए, क्योंकि जितने करीब लोग हैं ना उनके पास कागज़ वागज़ होते हैं, तो वो लोग जो है समटाइम्स जो है वो लोग माइग्रेट करते हैं, तो उसके वजह से भी उनकी जो है कागज़ वगैरह भुला जाती है, या फिर चोरी वगैरह भी बहुत होता है और वो लोग संभाल के भी नहीं रख पाते, उतना उतना अवेयर भी नहीं होता उनको। तो इसलिए लैंड रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज़ कीजिए, डिजिटल कीजिए, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे हम लोग को ज़रूरत है कि इंस्टीट्यूशन डेवलप करना चाहिए, एक अच्छा खासा प्रोसेस हो जिसके थ्रू हम लोग कुछ मैकेनिज्म प्रोवाइड कर सके लोगों को कि वो डेफिनेटली यहाँ पे अपने लैंड टाइटल को इस्टेब्लिश कर सके। लोगों का अपना ज़मीन है तो उनका खुद का लैंड टाइटल होना चाहिए, नहीं है तो उनको करवाना ज़रूरी है, इस तरीके का मैकेनिज्म होनी चाहिए। गवर्नमेंट को भी यहाँ पे कुछ गाइडलाइन जो भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है उसको यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। साथ ही फेयर कंपेंसेशन को कैलकुलेट करनी चाहिए। LARR जो यहाँ पे कानून है लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड, उसको भी रिफॉर्म करना चाहिए इसी रिगार्ड में। और साथ ही साथ लार्ज स्केल जो डिस्प्लेसमेंट है उसको भी यहाँ पे जो है अवॉइड करना चाहिए। अगर नेसेसरी है तो फिर ये अप्रोप्रिएट रिहैबिलिटेशन हो, यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कोई भी डेवलपमेंट होता है, जैसे आप लोग देखते हो कि डैम वगैरह बनाया जाता है या फिर कोई बड़ी ब्रिज बनाई जा रही है, तो उसमें क्या होता है ना कि वहाँ के लोग रहते हैं, उस ज़मीन में जितने ट्राइबल पीपल अगर रहते हैं या फिर कोई और भी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनको क्या किया जाता है कि वहाँ से हटा दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट काम करना है। जो ये इस तरीके का डिस्प्लेसमेंट होता है ना, उसमें क्या है ना कि एक अच्छा खासा जो है एक कंपनसेशन देना चाहिए या फिर रिहैबिलिटेट करना चाहिए। उनको अगर वहाँ से हटाया जा रहा है तो सही जगह पे पहले उनके रहने का इंतज़ाम करना चाहिए, क्योंकि कई लोगों का लाइवलीहुड उसमें टिका रहता है, वो जंगलों में रहते हैं तो जंगल से उनका जो खाना पीना दाना सब कुछ उससे टिका रहता है। तो उनको पहले उस तरीके की जगह पे रखिए, नहीं तो क्या होगा अल्टीमेटली कि गरीबी बढ़ेगी, लोगों की डेथ बढ़ेगी, लोगों का यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो इसको भी यहाँ पे कवर करने की बात की गई है। अब आते हैं थर्ड आर्टिकल में, जो कि है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ तो आपको पता है हर बार न्यूज़ में रहता है और इससे क्वेश्चंस भी बहुत बार देखने को मिला है। तो न्यूज़ में क्यों है ये देख लेते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है कि डीप पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिला है मध्य प्रदेश के स्टेट में, और फिर एक बार जो है इस तरीके की टॉपिक बाहर निकल कर आई है, वो भी एंटी डिफेक्शन लॉ। तो न्यूज़ में क्यों थी? 22 जो रेबल मेंबर्स थे मध्य प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो यहाँ पे रेजिग्नेशंस दे चुके हैं स्पीकर को और डिफेक्ट कर चुके हैं, यानी कि जो रूलिंग पार्टी के थे ना वो वहाँ से हट के वो यहाँ पे स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन दे चुके हैं। और इससे क्या हो गया कि गवर्नमेंट जो है दिनों दिन वो फॉल हो गई मध्य प्रदेश की, यानी कि जो रूलिंग पार्टी के इतने सारे मेंबर थे वो ख़त्म हो गए और गवर्नमेंट गिर गई। तो ये क्या हुआ, बाईपास हो गया, दिस रूट बाईपास द एंटी डिफेक्शंस लॉ को, यानी कि एंटी डिफेक्शन जो कानून है आपका जो फेरबदल होता था। एंटी डिफेक्शन कानून क्यों लाया गया? पहले क्या होता था ना कि इस कानून से पहले कि कोई भी यहाँ पे MP है, MLA है, अगर वो आज के डेट में एक पार्टी में है तो कल उनको जो है दूसरे पार्टी अगर कुछ ऑफर दे रहे हैं, कुछ लालच दे रहे हैं, तो वो इस पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में चले जाते थे। तो इससे क्या होता था ना, हेर फेर बहुत होता था, कभी ये पार्टी से ये लोग चले गए, ये पार्टी चले गए, कोई स्टेबिलिटी नहीं थी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, खास करके रूलिंग पार्टी की भी कोई स्टेबिलिटी नहीं थी। तो इस तरीके का काम बहुत होता था। अब यहाँ पॉलिटिकल पार्टी में स्टेबिलिटी नहीं होगी तो हमारे देश में काम कैसे होगा, कानून कैसे बढ़ेगा, बिल कैसे देखा जाएगा? तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे यहाँ कानून लाया गया जो कि यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ है। 52nd अमेंडमेंट करके इस तरीके का कानून लाया गया। इसमें क्या है ना कि यहाँ पे आपका स्ट्रिक्ट लॉ रखा गया है कि एक पार्टी के अगर कोई लोग हैं ना तो वो यहाँ पे आसानी से जो है उस पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में नहीं मूव हो सकते, या फिर एक पार्टी के जो वो मेंबर है तो उस पार्टी के अगेंस्ट में वो किसी भी बात को जो है नहीं कर सकते। मान लीजिए कि कोई भी यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है तो कोई भी जो मेंबर है ना वो इस डिस्कशन के बाहर नहीं आ सकता। वो इस तरीके के अगर कोई भी चीज़ डिस्कस की गई है और उसी पर डिसाइड किया गया तो वो इससे बाहर नहीं आ सकते, उनको इनका बात मानना ही होगा। तो इस तरीके की कुछ एक स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस बना दी गई है और उसके बाद ये कानून लाया गया है। फिर आप लोग देखोगे यहाँ पे क्या है
ये तो कहानी है, इसलिए यहाँ पे एंटी डिफेक्शंस लॉ लाया गया है। करेंट फॉर्म अगर हम लोग एंटी डिफेक्शंस लॉ का देखें तो वो यहाँ पे जो है ना बहुत ही ज़्यादा दुख भरा आपको इनइफेक्टिव देखने को मिलेगा कि अपने की ऑब्जेक्टिव को ये यहाँ पे अच्छे तरीके से अचीव नहीं कर पा रही है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या, अच्छे से समझ लीजिए। अभी हम लोग 9th स्केड्यूल के बारे में बात कर रहे थे, टोटल है 12 स्केड्यूल। 9th स्केड्यूल के बारे में बात कर लिए, अब 10th स्केड्यूल के भी बारे में बात कर लेते हैं, बहुत ही सही है। ठीक है, एक एक करके इसी तरीके से आप लोग का यहीं पे कंप्लीट हो जाए सिलेबस तो बड़ी बात है। और 10th स्केड्यूल क्या है, इसको हम लोग पूरी पूरी एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1985 में रखा गया था और ये लाया गया है 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। इसमें क्या है, इसमें कुछ प्रोसेस है जिसमें कि लेजिस्लेटर जो है ना उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है कुछ यहाँ पे डिफेक्शन के ग्राउंड में, और वो किसके द्वारा किया जाता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं, जैसे लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है, स्पीकर है। राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है, तो यहाँ पे आपके जो है चेयरमैन है। तो इस तरीके का होता है, और चेयरमैन कौन होते हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के द्वारा जो है यहाँ पे एमएलए और एमपीज़ को जो है डिस्क्वालीफाई किया जाता है। साथ ही यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट के लिए इसको प्रोवाइड किया गया है, जिससे कि लेजिस्लेटर जो है ना वो स्विच नहीं कर सकते, एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते। इससे क्या होगा कि पॉलिटिकल जो डिफेक्शंस है ना उसको प्रिवेंट किया जाएगा। और साथ ही इस कानून में आप देखोगे कि दोनों में अप्लाई होता है, पार्लियामेंट में भी यानी कि एमपी में भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और साथ ही स्टेट असेंबली में भी यानी कि एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इन दोनों में काम होता है, इन दोनों में इसका जो है अप्लाई होता है। अब डिस्क्वालीफाई देख लेते हैं कि डिस्क्वालीफाई कैसे किया जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। अगर मेंबर को हटाना है तो यहाँ पे कैसे होगा, दो तरीके का यहाँ पे ग्राउंड दिया गया है, रीज़न दिया गया है जिससे कि लोगों को यहाँ पे हटाया जाता है। सबसे पहले अगर कोई मेंबर है ये वॉलेंट्री अगर गिव अप कर देते हैं मेंबरशिप, यानी कि ऐसे ही छोड़ दिए किसी पार्टी को, तो उनको तो डिस्क्वालीफाई कर ही देना, उनको दूसरी पार्टी में जाना क्या है, उनको तो हटा ही देना है। साथ ही यहाँ पे वॉलेंटियरिंग जो यहाँ पे गिव अप कर देते हैं मेंबरशिप को, वो सेम नहीं होना चाहिए जो कि पार्टी से रिज़ाइन कर रहे हैं। पार्टी से रिज़ाइन कर रहे हैं वो ठीक है अलग हो, लेकिन अगर वो पार्टी को छोड़ रहे हैं तो उनको यहाँ पे तो हटा ही देना है। इवन विदाउट रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन के बिना भी लेजिस्लेटर को यहाँ पे जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है, अगर वो स्पीकर और चेयरमैन जो भी कंसर्न्ड हाउसेस के हैं अगर वो रीजनेबल इंटरफ्रेंस को कंडक्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ मेंबर जो है ना उनकी वॉलेंट्री गिव अप वो कर रहे हैं पार्टी के मेंबरशिप से। यानी कि बिना रिज़ाइन किए हुए भी कोई भी अगर मेंबर है अपने पार्टी को ऐसे ही वॉलेंट्री छोड़ रहे हैं और इस चीज़ को यहाँ पे चेयरमैन और स्पीकर भी मान रहे हैं, तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अगर लेजिस्लेटर जो है हाउस में वोट कर रहे हैं अपने पार्टी के दिए हुए डायरेक्शन के अगेंस्ट, यानी कि कोई भी बात पे जब वोट किया जाता है तो पार्टी कोई भी डायरेक्शन देती है कि आप इसके फेवर में करोगे या फिर फॉर में करोगे। अगर फॉर में करने के लिए कहा गया है और अगर कोई भी मेंबर अगर यहाँ पे अगेंस्ट में अगर यहाँ पे वोट करते हैं तो इस कारण के लिए उनको कंडेम किया जाता है और उसके बाद उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो ये दो तो बेसिक रीज़न है जिसके बेसिस पे जो है किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। कोई भी इंडिपेंडेंट मेंबर है तो उसको कैसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, जब वो यहाँ पे उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है मेंबर ऑफ हाउस से, अगर वो जो है ना कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं इस तरीके के इलेक्शन के बाद अगर वो कोई भी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, जो भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट मेंबर है। जो नॉमिनेटेड मेंबर है अगर वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को 6 मंथ के एक्सपायर होने के बाद अगर वो यहाँ पे ज्वाइन करते हैं जो कि अपना सीट ले चुके हैं, तब उनको यहाँ पे हटा दिया जाता है। कहा जाता है कि आप जब हाउस में आते हो आपको 6 मंथ के विदिन जो है पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी को 6 मंथ के बाद वो जहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, जब से वो सीट लिए है हाउस में, यानी कि जिस डेट से वो इंटर हुए, जिस डेट से वो आए हैं और 6 महीने हो चुके हैं उसके बाद वो ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको भी हटा दिया जाएगा। तो ये सबके लिए प्रोविज़न है, मेंबर के लिए, इंडिपेंडेंट मेंबर के लिए और नॉमिनेटेड मेंबर के लिए। साथ ही यहाँ पे आप देखोगे एक्सेप्शन क्या क्या है, कुछ एक्सेप्शन भी है, हर एक कानून में कुछ एक्सेप्शन होता है। तो जो लेजिस्लेटर जो अपनी पार्टी को चेंज कर रहे हैं बिना किसी रिस्क के, डिस्क्वालिफिकेशंस के रिस्क के, कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में, मान लीजिए कि अगर मर्जर हो गया दो पॉलिटिकल पार्टी के बीच में और 2/3 ऑफ द जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटर पार्टी है वो अग्री है मेंबर के, तो उनको यहाँ पे जो है ना डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। यानी कि दो पार्टी है, एक मान लीजिए कि बीजेपी है, एक एनडीए है, दोनों को यहाँ पे मिलना है और 2/3 जो है वो यहाँ पे लोग जो है वो ठीक है मान गए कि चलो ठीक है मर्ज कर देते, तो उसको फिर डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। और अगर कोई भी पर्सन इलेक्ट हुए हैं एज ए स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर राज्यसभा के चेयरमैन, तो उनको तो अपनी पार्टी से रिज़ाइन करना पड़ता है और फिर रीज्वाइन कर लिए पार्टी को। जब वो डिमिट कर देते हैं, जब वो पोस्ट को डिमिट कर देते हैं और फिर वो पार्टी को रीज्वाइन कर लेते हैं, तो इससे जो है उनको ऐसा नहीं है कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जब तक वो स्पीकर के पोस्ट में होते या फिर चेयरमैन के पोस्ट में होते तो उनको न्यूट्रल होना पड़ता है, लेकिन वो होते तो किसी के पार्टी से ही ना। तो जब वो न्यूट्रल हो जाते हैं यानी कि पार्टी को छोड़ना होता है, जैसे ही वो स्पीकर के पोस्ट में आए या फिर
फिर चेयरमैन के पोस्ट में आए, और जब उनको ये पोस्ट छोड़ देना होता है तो वापस से वो अपने पार्टी में जाके मिल जाते हैं। ये एज सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ओके, तो इसमें तो उनको डिस्क्वालीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्यों एंटी डिफेक्शन लॉ की ज़रूरत पड़ी है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखो कि रैम्पेड डिफेक्शंस जो देखने को मिल रहा है इन स्पाइट ऑफ लॉ, यानी कि एलिगेशन है, बहुत ज़्यादा लेजिस्लेटर पे जो है ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि वो कानून का वायलेट भी कर रहे हैं, जो कि बहुत सारे स्टेट में बनी हुई है, जैसे आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, गोवा, मणिपुर, नागालैंड, तेलंगाना, उत्तराखंड में भी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि एक कल्चर को इस्टेब्लिश करी है, साथ ही साथ इस तरीके के डिफेक्शंस को एक्सेप्ट भी किया जा रहा है। क्वेश्चनेबल पोजीशन है स्पीकर का। आप लोगों को ये पता है कि स्पीकर बहुत सारे स्टेट के ऐसे भी होते हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं। कई बार ऐसा माना है कि वो जिस पार्टी से आते हैं ना, उस पार्टी को वो फेवर करते हैं, हालांकि उनका पोस्ट न्यूट्रल है, वो किसी के पार्टी के होते नहीं है, लेकिन मेजोरिटी वो जिस पार्टी से बिलोंग करते थे उस पार्टी को वो फेवर करते हैं। तो 10th शेड्यूल में जो है ना, इस तरीके का लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं और असेंबली के जो होते हैं वो अनक्वेश्चनेबल पावर है कि उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते। वो जो भी डिसीजन लेते हैं ना, उनके ऊपर क्वेश्चन कभी नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी उनके ऊपर जो है क्वेश्चन किया जाता है। तो इसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी की हो तो होलोहन केस में, जिसमें कि ये रूल किया गया कि जो स्पीकर है जब वो अपनी पिटीशन को डिसाइड करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, तो वो कुछ जुडिशियल पावर को भी एक्सरसाइज करते हैं, वो भी ट्रिब्यूनल को लेकर। तो उनकी जो डिसीजंस है ना, वो यहाँ पे जो है स्क्रूटनी किया जाएगा हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। तो ये तो ऐसा केस था, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। फर्दर क्या हुआ कि कर्नाटक रेबल जो एमएलए थे, उनके केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो स्पीकर पॉलिटिकल एफिलिएशंस है वो यहाँ पे आपका एडजुडिकेशंस के तरीके से नहीं आएगा, तो ये भी बात कहा गया। फिर क्या हुआ कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसको स्टैब्लिश किया गया इंटर्न डेमोक्रेसी को लेके। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, वो भी यहाँ पे इंडल्ज होती है हॉर्स ट्रेडिंग में और करप्ट प्रैक्टिसेस में। तो ये हॉर्स ट्रेडिंग भी उस तरीके का करप्ट प्रैक्टिसेस ही है, यानी कि गलत तरीके से वो लोग भी काम करते हैं। क्योंकि जो क्या होता है ना, इससे क्या होगा कि सिटीजन्स जो है ना, वो स्टेबल गवर्नमेंट को डिनाई कर देगी। फिर यहाँ पे हम लोग को ज़रूरत है कि अनडेमोक्राइज्ड प्रैक्टिसेस जो है उसको हमारे कंट्री में डिस्करेज किया जाएगा, और ऐसे भी इस तरीके का काम होता है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। फिर यहाँ पे जो लेजिटिमेट यहाँ पे डिसेंट है, इसकी आपको रूम देखने को कोई भी रूम नहीं है, यानी कि कोई भी जगह नहीं है। जो आपका कानून है वो रेस्ट्रिक्ट करती है लेजिस्लेटर को कि आप यहाँ पे जो कंसाइंस है उसी के लाइन में आपको वोट करना है। जो जजमेंट है, जो कंसाइंस है, जो इंटरेस्ट है इलेक्टोरेट का, तो उन्हीं के तहत पे आपको भी चलना है एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो भी डायरेक्शन इशूज़ करती है, यानी कि कहाँ वोट करना है, किस बातों पे बात करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, किसी भी इंसान को, किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या किसी भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को अपने पार्टी के तहत ही चलना है। सेवरल यहाँ पे एक्सपर्ट्स भी जो है सजेस्ट करते हैं कि जो लॉ है ना, वो वैलिड तब तक है जब वो वोट जो है डिटरमाइन करती है उस गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी को लेकर। उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट है कि ओपन है, यानी कि इंटरप्रिटेशन में भी ओपन है। जो फर्स्ट ग्राउंड है किसी भी लेजिस्लेटर को डिस्क्वालीफाई करने का, यानी कि वो यहाँ पे पार्टी से डिफेक्ट हो रहे हैं, वो भी ये वॉलेंट्री गिविंग अप करके, यानी कि बस ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं अपने पार्टी के मेंबरशिप को। तो ये यहाँ पे आपका जो है ना इंटरप्रिटेशन का भी बात आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पॉइंट को क्लैरिफाई कर चुकी है, और ये कहते हुए कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो कि यहाँ पे ट्रिब्यूनल जैसा भी काम करते हैं, तो एक रीजनेबल इंटरफ्रेंस भी रख सकते हैं फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ लेजिस्लेटर। तो ये भी बात कहा गया। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या क्या तरीका है जिसके थ्रू हम लोग एंटी डिफेक्शन कानून को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहला है कि यहाँ पे हम लोग को इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म अल्टरनेट लेकर आना होगा। रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट की बात कही गई है कि पार्लियामेंट को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहिए, और जो स्पीकर का पोस्ट है उसको सब्सिट्यूट करना है एक परमानेंट ट्रिब्यूनल जैसा, जिसको कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, या फिर कोई और जो बाहर है इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म के बाहर है, वो इसको हेड करेंगे, जिससे कि जो डिस्प्यूट है इस तरीके का वो यहाँ पे सेटल हो सके। सेकंड चीज़ है कि रिजनेबल टाइम फ्रेम होना चाहिए जिसके थ्रू जो डिस्क्वालीफाई करना है, यानी कि जो लोगों को जो मेंबर को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई करना है उनके लिए टाइम फ्रेम होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ये भी कही है कि स्पीकर जो है वो यहाँ पे ट्रिब्यूनल जैसा एक्ट कर रही है 10th शेड्यूल के अंदर, तो वो यहाँ पे बाउंड होना चाहिए कि डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन को जो है एक रीजनेबल पीरियड में वो यहाँ पे ख़त्म कर दे, यानी कि 2 महीने 3 महीने में उनको जो है इस तरीके का डिस्क्वालिफिकेशन केसेस को रिजॉल्व करना चाहिए। साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन रिपोर्ट है जो कि टाइटल करी है एथिक्स इन गवर्नेंस, और बहुत सारी एक्सपर्ट कमेटी जो कि रिकमेंड करती है ना कि यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन का जो इशू है, यानी कि जो मेंबर का यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन का इशू है, वो यहाँ पे प्रेसिडेंट या गवर्नर के द्वारा डिसाइड करना चाहिए, और ये इलेक्शन कमीशन के एडवाइस पे। तो ये चीज़ तो अलग ही यहाँ पे जो ARC कमीशन है उनके द्वारा ये रिपोर्ट दिया गया है कि यहाँ पे स्पीकर और जो है चेयरमैन को इंक्लूड ना करके यहाँ पे जो काम है या प्रेसिडेंट या गवर्नर के द्वारा करना चाहिए। तो ये भी एक अच्छा सजेशन है, मुझे तो अच्छा लग रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे आते इनबॉक्स कहानी भी दी गई है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। ये कहा जा रहा है कि लॉ का अमेंडमेंट, जब यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ जो है फर्स्ट टाइम ये इनैक्ट किया गया था, तो यहाँ पे प्रोविजंस था
कि यहाँ पे आपका जो है ना किसी भी ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी में अगर स्प्लिट होता है और एज ए रिजल्ट 1/3 जो लेजिस्लेटर है उस पार्टी के वो एक सेपरेट ग्रुप बना लेते हैं ना, तो उनको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बीजेपी पार्टी है, उसमें कुछ तरीके का आपका स्प्लिट हो गया, यानी कि अलग थलग हो गए लोग, तो इसमें से निकल कर जो 1/3 मेंबर है टोटल के, वो अगर अपना अलग ग्रुप बना लेते तो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे प्रोविजन भी है जिसके थ्रू लार्ज स्केल डिफेक्शंस देखा गया। लॉ मेकर्स जो है वो भी कन्विंस्ड है कि जो भी प्रोविजन है स्प्लिट का, तो पार्टी जो है इसका मिसयूज़ भी कर सकते थे। साथ ही 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2003 का, जिसमें जो डिफेक्शंस है ना वो यहाँ पे स्प्लिट और मर्जर जो है उसको यहाँ पे उसके ग्राउंड में जो किया जा रहा था उसको प्रोहिबिट कर दिया गया, यानी कि रोक दिया गया कि यहाँ पे जो आपका डिफेक्शन किया जा रहा है स्प्लिट के कारण और मर्जर के कारण, तो उसको रोक दिया गया। यानी कि दो पार्टी अगर आपस में मर्ज करती है तो यहाँ पे डिफेक्शन नहीं होगा, और एक पार्टी अगर स्प्लिट होकर टूट जाती है तो 1/3 जो मेंबर यहाँ पे अपनी अलग पार्टी बनाना चाहते तो उनको यहाँ पे डिफेक्शन नहीं किया जाएगा। ओके, उनको यहाँ पे हटाया नहीं जाएगा। साथ ही और कुछ रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मणिपुर की जो मिनिस्टर है उनको भी रिमूव किया गया है, वो भी एपेक्स कोर्ट के द्वारा। तो आर्टिकल 142 है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि रिसेंटली फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे मणिपुर की जो मिनिस्टर है ना उनको यहाँ पे हटा रही है, यानी कि डिसक्वालिफिकेशन पिटिशंस के अगेंस्ट उनको यहाँ पे हटाया गया है। तो अपेक्स कोर्ट जो है वो यहाँ पे रूल कर रही है और वो यहाँ पे अपील कर रही है मणिपुर हाई कोर्ट ऑर्डर के अगेंस्ट में, और वो यहाँ पे जो है मणिपुर असेंबली स्पीकर को ये डिसीजंस दिए कि डिसाइड करे डिसक्वालिफिकेशन प्ली को, वो भी यहाँ पे रिजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कुछ एकदम सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में आप इस तरीके के डिसक्वालिफिकेशन को जो है डिसाइड करें। जो मणिपुर की हाई कोर्ट है वो भी यहाँ पे कही है कि वो यहाँ पे ऑर्डर को पास नहीं करेगी। जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि वेदर हाई कोर्ट जो है वो इस तरीके की डायरेक्ट कर सकते हैं कि स्पीकर डिसाइड करेगी यहाँ पे डिसक्वालिफिकेशन पीरियड का, पिटीशन का, वो भी यहाँ पे टाइम फ्रेम में। तो ये अभी तक सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने पेंडिंग में है। उसके बाद आर्टिकल 212 आप देखोगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो कोर्ट को बार करती है कि वो इंक्वायरी करने से, यानी कि जो लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग है उसमें से इंक्वायरी करने से वो रोकती है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो कंस्ट्रेंट है कि वो यहाँ पे कोर्ट की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है आर्टिकल 142 के तहत, तो उसमें वो जो है कांस्टेंट है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्ट भी यहाँ पे दिया जाता है किसी केस में। आर्टिकल 142 है क्या, ये समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहाँ पे जो है जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करती है और कुछ तरीके की डिग्री को भी वो पास करती है, कुछ तरीके का ऑर्डर को भी, जो भी यहाँ पे ज़रूरत है कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए किसी भी केस में, किसी भी मैटर में जो भी उनके सामने पेंडिंग होता है। तो यानी कि कोई भी मैटर, कोई भी केस अगर पेंडिंग है उनके लिए अगर इसको डिसीजन देना है तो सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी जुरिस्डिक्शंस देती है, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शंस भी देती है किसी किसी केस को फास्ट रिजॉल्व करने में। ओके, तो ये आर्टिकल 142 भी आपकी न्यूज़ में आ चुकी है, तो आई होप कि आप लोग इसको भी अच्छे से स्टडी कर लोगे। आइए नेक्स्ट आर्टिकल भी देख लेते हैं, जो कि है ड्राफ्ट रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म। तो रिसेंटली क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक मेजर रिकमेंडेशन पब्लिश करी है, वो भी रिवैम करने में अपनी फंक्शनिंग, और एक सजेशन भी इनवाइट किया गया है जो कि पब्लिक के द्वारा। तो बैकग्राउंड में चल के देखते हैं। जो लोकसभा इलेक्शन हुई है अभी 17, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना 9 वर्किंग ग्रुप को बनाई है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल है, स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स है जो कि प्रेजेंट करेंगे अपने ड्राफ्ट। वर्किंग ग्रुप जो है वो यहाँ पे अपनी इनपुट दे रहे हैं, फील्ड से एनालाइज कर रहे हैं इस इनपुट को, और जो भी लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसको देख रहे हैं। कुछ तरीका भी वो यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं कि कैसे फ्यूचर में आने वाले जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको और ज़्यादा कैसे वैल्यूएबल बनाया जाए। और रिकमेंडेशन देखते हैं कि क्या दिया गया है। सबसे पहला वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी कि जो वोटर है जिनका एज 17 ईयर्स हो चुका है, रजिस्ट्रेशन फैसिलिटीज़ जो है उनको प्रोवाइड करना चाहिए स्कूल और कॉलेजेस में। यानी कि ये ज़्यादा, और आप कह सकते हो कि इजी प्रोसेस हो जाएगा कि जो भी बच्चे स्कूल और कॉलेज में है उनका वहीं पे वोटर आईडी कार्ड बन जाए। साथ ही यहाँ पे इलेक्टोरल रोल ऑफ ग्रेजुएट्स को भी यहाँ पे प्रिपेयर करना है, और टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी, वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। और ये कैसे होगा, ERO नेट। साथ ही साथ यहाँ पे इपिक भी यहाँ पे आपका प्रोविज़न रखा गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फ़ोटो ID कार्ड है वोटर्स के लिए। साथ ही यहाँ पे रिकमेंड किया गया कि 6 मंथली क्वालिफाइंग डेट भी होना चाहिए वोटर रजिस्ट्रेशंस के लिए, यानी कि ये जो आपका एनुअल डेट होता है ना कि आप क्वालिफाई हो कि नहीं यहाँ पे, तो उसके लिए आप 6 मंथ होना चाहिए। साथ ही इंटीग्रेट करना चाहिए जो भी सिटीजन्स फेसिंग सर्विस है, यानी कि यहाँ पे जो भी वोटर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें अगर कोई भी सिटीजन्स यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उनको इंटीग्रेट करना है, वो भी कैसे, तो डिजी लॉकर और उमंग के साथ। डिजी लॉकर एक ऐप है जिसमें कि आप अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हो। जैसे कभी ट्रैवल करते हो तो क्या होता है कि आप लोग कभी अपने
डॉक्यूमेंट्स को लेकर, चाहे वो स्कूल की सर्टिफिकेट हो, कॉलेज की हो, आपकी कुछ भी अगर जॉब कर रहे हो वहाँ की सर्टिफिकेट हो, तो उसको लेकर आप लोग ट्रैवल करते हो तो बहुत डर लगा रहता है कहीं चोरी ना हो जाए, खो ना जाए, है कि नहीं। तो ऐसा मत कीजिए, आप लोग उसको स्कैन करके डिजी लॉकर में रख लीजिए, बहुत ही सेफ़ है। उमंग में भी आप देख सकते हो, उमंग में भी आपको डिफरेंट डिफरेंट सर्विस जो है एक ही जगह अवेलेबल हो जाती है गवर्नमेंट की। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन है न्यू एज गवर्नेंस के लिए, और ईजी है कि आप अपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट को जब आप रजिस्टर करा रहे हो तो यहीं पे अपलोड कर लो। अब यहाँ पे ERO नेट के बारे में दिया गया है। तो ERO नेट जो है एक वेब बेस्ड सिस्टम है, वो भी इलेक्ट्रॉल ऑफिशियल के लिए। ये ऑटोमेट करेगी आपकी सारी प्रोसेस जो भी इलेक्ट्रॉल रोल मैनेजमेंट का है, स्टार्ट करेगी। जैसे कि इलेक्ट्रॉल का रजिस्ट्रेशन कराना है, फील्ड वेरिफिकेशन करानी है, तो ये सारी काम जो है अब ऑनलाइन हो सकती है, जो कि ERO नेट है। उसके बाद अगर हम लोग मेन रिकमेंडेशंस में देखें तो यहाँ पे वोटर फैसिलिटेशंस में क्या दिया गया है। सबसे पहला है कि सिंगल सिंप्लीफाइड फॉर्म्स होनी चाहिए सारे सर्विसेज का, जो कि वोटर्स को, जैसे कि वोटर को क्या कराना है, रजिस्ट्रेशन करानी है, अपनी एड्रेस कभी कभी गलती होती है चेंज करानी है, अपना नाम डिलीट कराना है, और डोर स्टेप यहाँ पे इलेक्ट्रॉल सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है, यानी कि ऐसे लोग जो कि यहाँ नहीं जा सकते हैं कहीं भी, उनको ऑनलाइन भी काम नहीं कर सकते, तो उनके लिए डोर टू डोर यहाँ पे आपका काम कराना चाहिए। सीनियर सिटीजन है जो कि 80 ईयर्स प्लस है, तो उनके लिए भी घर पे जाके उनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाना चाहिए, वोटर फैसिलिटेशंस देना चाहिए। साथ ही जो नेटवर्क है उसको और बढ़ाना है, इलेक्ट्रॉल सर्विस सेंटर बनानी चाहिए, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर बनाना चाहिए। साथ ही यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव है, जैसे कि डिजिटल इलेक्शन कैलेंडर होनी चाहिए, जिसमें कि इलेक्शन कब कब होगा उसमें पब्लिक लोग को ना इन्फॉर्मेशन देना है और स्केड्यूल भी प्रोवाइड करना है। जैसे कि हम लोग की कैलेंडर होती है ईयरली कैलेंडर, उसी तरीके से इलेक्शन का भी कैलेंडर होना चाहिए कि हर एक स्टेट का कैसे कैसे कब कब कहाँ कहाँ आपका जो है इलेक्शन होगा। साथ ही आइडेंटिफाई करना है, और जो न्यू वोटिंग मेथड है उसको भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे जो वोटर की पार्टिसिपेशन है वो और बढ़ पाए और जो प्रोसेस है वो और ज़्यादा सिक्योर हो पाए। उसके बाद आउटरीच और एजुकेशन अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पे जो पार्टनरशिप है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो, PSU के साथ हो, प्राइवेट ट्रेड और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉल एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए हो, क्योंकि एजुकेशन भी ज़रूरत है और इलेक्शन के लिए अवेयरनेस भी ज़रूरत है। जैसे कि वोटर अवेयरनेस फोरम है और यहाँ पे चुनाव पाठशाला है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों इलेक्शन के बारे में जाने और वो यहाँ पे इलेक्शन में जो है पार्टिसिपेट भी करें। साथ ही इलेक्ट्रॉल लिटरेसी आपकी क्लब भी होनी चाहिए सारे स्कूल में, जिससे कि एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है, बच्चों को यहाँ पे इलेक्शन की फ़ायदे वगैरह बतानी चाहिए। साथ ही मीडिया भी होनी चाहिए, एक तरीके का आउटरीच टूल है, क्योंकि मीडिया से ही हम लोग को सारी खबर मिलती है, तो मीडिया को भी यहाँ पे एक टूल बनाना चाहिए। प्रोएक्टिव यूज़ करना चाहिए जो भी न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी है, जैसे आज की डेट में व्लॉग्स पढ़ते हो आप, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसमें भी हम लोग मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही वेब TV बनाना है, वेब रेडियो बनाना है, जिससे कि जितने भी वोटर्स हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए, अदर स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी एजुकेट कीजिए। साथ ही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बनानी है वोटर एजुकेशन के लिए, और यहाँ पे पीरियोडिक स्वीप होनी चाहिए। स्वीप एक तरीके का आप देखोगे कि सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्ट्रॉल पार्टिसिपेशन टॉक प्रोग्राम है। स्वीप एक तरीके का फ्लैगशिप प्रोग्राम है आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जो कि वोटर एजुकेशन के लिए है, वोटर अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए है और वोटर लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए इंडिया में। तो ये 3 तरीके का काम होना चाहिए। कुछ और भी रिकमेंडेशन दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी एक्सपेंडिचर अगर देखें, जैसे कि जब इलेक्शन होती है तो पॉलिटिकल पार्टी जो है बहुत ज़्यादा खर्चे करती है, जो बड़े बड़े पार्टी होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा खर्चे करते हैं, तो उनके बारे में भी कहा गया है। एक प्रपोजल होना चाहिए जिसमें कि एक आपका कैप लगा दो, लिमिट लगा दो कि मैक्सिमम एक्सपेंडिचर कोई पॉलिटिकल पार्टी कितना करेगी, और वो मल्टीपल ऑफ मैक्सिमम प्रिस्क्राइब जो लिमिट है ना वो इंडिविजुअल कैंडिडेट का होना चाहिए। जितने कैंडिडेट आपके फील्ड में हैं उसी हिसाब से आपका जो है कैलकुलेट करके उस तरीके का मैक्सिमम आपका जो है एक कैप लगा देना चाहिए। साथ ही प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया रेगुलेशन भी है। यहाँ पे प्रिंट मीडिया और जो सोशल मीडिया है उसको प्रोहिबिट करना है, और ये भी कैसे, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो भी आपका पीरियड ऑफ साइलेंस होता है तो ये रखा गया है आपका सेक्शन 125 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के। इसमें आपका प्रिंट और सोशल मीडिया है जो कि यहाँ पे आपके जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की 126 सेक्शन के तहत है। ओके, तो ये कुछ नया करना चाह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो वो अपनी जो है यहाँ पे राय बताए। काफ़ी अच्छे राय लगा, सारी चीज़ों को ऑनलाइन कर दे और सारे लोगों के बारे में और ज़्यादा एक्सपेंड करे, जितनी भी आपकी जो फैसिलिटी है वो एक्सपेंड करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करने का ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है चीज़ों को पहुँचाने की ज़रूरत है, तो ये बहुत एक अच्छा तरीका मुझे लगा। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है नेशनल ओपन डिजिटल इकोसिस्टम। अब ये है क्या, रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक वाइट पेपर को रिलीज़ करी है जिसका नाम है स्ट्रैटेजी फॉर नेशनल ओपन डिजिटल इकोसिस्टम। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में नोड कहा जा रहा है।
तो ये है क्या? तो ये जो वाइट पेपर है इसमें कुछ एलिमेंट रखा गया है और कुछ पैराडिग्म में भी देखा जा रहा है, यानी कि पहले के अप्रोच से अब डिजिटल गवर्नेंस में, यानी कि सब कुछ यहाँ पे ऑनलाइन होने वाली है, उसके लिए यहाँ पे बात की जा रही है, जिसको गव टेक कहा जा रहा है। अब यहाँ पे जो है एक डिज़ाइन प्रिंसिपल रखा गया है, जिससे कि फुल पोटेंशियल होगा कि किस तरीके से हम लोग ओपन डिजिटल इकोसिस्टम को जो है यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे, एक ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट हो पाएगा सारे सेक्टर्स में। अब गवर्नमेंट टेक यहाँ पे 3.0 का एग्जांपल ले तो एक यूपीआई प्लेटफॉर्म है, आप लोग भी इस्तेमाल करते होंगे, जो कि यहाँ पे बनाया गया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन दे रही है कि किस तरीके से फिनेंशियल सर्विस जो ट्रांजैक्शंस है वो आज की डेट में हो पा रही है। लार्ज नंबर ऑफ लोग जो है ना सिंपल, यानी कि तुरंत आप लोग जो है बस स्कैन करो बार कोड को और तुरंत पे कर दो, कितना ईजी हो चुका है सारा चीज़। तो ये किससे हुआ है? ये यूपीआई पेमेंट से हुआ है। तो एक ट्रांजेक्शन्स हुआ है ना, कल क्या होता था कि हर एक चीज़ हम लोग जो है ऑफलाइन करते थे, मनी में जो है हार्ड करेंसी में हम लोग ट्रांजैक्शन करते थे। फिर एक समय आया कि चलो ठीक है मोबाइल बैंकिंग हुआ, तो उसमें आप लोग जो है पूरी डिटेल्स डालो, फिर आप लोग लॉग इन करो, फिर उसके बाद उसमें आप लोग जो है बहुत वेरियस प्रोसेस था। आज की डेट में क्या है कि बार कोड है, उसको आप लोग स्कैन करो और पेमेंट करो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपका एक स्मूथ हो गया है। तो यूपीआई जो है एक नई तरीके का कम्युनिटी को बर्थ दी है, वो भी पब्लिक और प्राइवेट एक्टर्स में जो भी फिनेंशियल सर्विस में, जैसे कि मोबाइल वैलेट पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर भी है, जो कि एक सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं एम कॉमर्स में, बिल पेमेंट में, पी टू पीयर रियल टाइम पेमेंट है। वैलेट है, यानी कि अब आप लोग बैंक में आपका अगर कभी कभी आप लोग देखते हो कि आपका बैंक काम नहीं कर पाता है ऑनलाइन, जब भी आप पेमेंट करते हो तो कहीं कहीं आपका पेंडिंग हो जाता है या फिर आपकी जो पेमेंट है वो कैंसिल हो जाती है। तो वैसे काम मत करो, आप लोग वैलेट में रख लो, जैसे आपका पेटीएम वैलेट है, आपका अमेजॉन वैलेट है, अमेजॉन पे है, तो वहाँ पे आप लोग पैसे रख सकते हो और उससे ईजी पेमेंट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें। लेकिन अब समझते कि ये जो नेशनल ओपन डिजिटल इकोसिस्टम है, नोड है, ये है क्या? नोड को यहाँ पे रखा गया कि ओपन है और सिक्योर डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, जो कि ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस मैकेनिज्म को शो करेगी। यहाँ पे 3 की कंपोनेंट है और यहाँ पे आपका जो कोर है वो डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, यानी कि टेक्नोलॉजी है, और ये गवर्नमेंट फ्रेमवर्क के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। कंपोनेंट देखते हैं और प्रिंसिपल देखते हैं उनके डिज़ाइन का। कंपोनेंट क्या है? तो डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, यानी कि पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि यहाँ पे आपका सर्विस प्रोवाइड करेगी, सॉल्यूशन देगी, यानी कि मॉड्यूलर और एप्लीकेशन होगा, ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जैसे कि आधार ऑथेंटिकेशन है। आधार कार्ड को आप अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर दिए हो, अब हर जगह आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत हो गई है। डेटा रजिस्टर्स कराना है या फिर आपको एक्सचेंज करना है, स्टैक होगा कंबाइन में, या फिर इंड यूज़र सॉल्यूशंस है। इसमें आपका प्रिंसिपल क्या क्या है? यहाँ पे ओपन और इंटर ऑपरेबल है, यानी कि नेशनल अर्बन जो आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके साथ है। इसको रीयूजेबल है, शेयरेबल है, स्केलेबल है, यानी कि जीएसटी जो नेटवर्क है प्लेटफॉर्म में उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही गवर्नेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे लॉ और रूल्स है, जो कि यहाँ पे इकोसिस्टम को गवर्न करेगी और काफ़ी अकाउंटेबल होगा, यानी कि अगर कोई भी काम गलत होता है तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है उसको अच्छे तरीके से हम लोग पकड़ पाएंगे। प्लेटफॉर्म ओनरशिप होगी, एक्सेस होगी, डेटा यहाँ पे प्राइवेसी सिक्योरिटी है, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग मॉडल है, टैलेंट है और डोमेन है। साथ ही यहाँ पे आपका अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे आपका डिफाइन किया गया है, वो भी जीईएम प्लेटफॉर्म में इस्टेब्लिश किया जाएगा, रूल्स ऑफ इंगेजमेंट और ट्रांसपेरेंट डेटा गवर्नेंस को क्रिएट किया जाएगा, और राइट कैपेबिलिटी होगी या फिर सुटेबल यहाँ पे आप जो है एक फाइनेंसिंग मॉडल होगा। कम्युनिटी होगी, यानी कि कोलैबोरेट कम्युनिटी होगी यूज़र्स और बिल्डर्स के बीच में। तो ये सारी चीज़ें। लेकिन अब समझते हैं कि बेनिफिट क्या है नोड का सिटीजन्स के लिए। देखें तो यहाँ पे आप लोग जो है अच्छे तरीके से इंड यूज़र एक्सपीरियंस होगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, सर्विस में आप जो है सर्विस जो डिलीवर किया जा रहा है वो फास्ट होंगे, अफोर्डेबल होंगे, और साथ ही ट्रांसपेरेंसी भी होगा, अकाउंटेबिलिटी भी होगा, कोई भी तरीके का लीकेज नहीं देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट बॉडीज़ की तरफ से क्या होगा कि ईज़ ऑफ ऑपरेशन इंप्रूव होंगे, जो रिडंडेंसीज़ है, यानी कि जो आपका जो है डुप्लीकेशंस होता है वो यहाँ पे कम हो पाएगा, और जो डिलीवरी कैपेसिटी है वो ये इंक्रीज़ हो पाएगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ पाएगी, आपकी इंटीग्रिटी बढ़ पाएगी, सेविंग्स आपका जो है बढ़ पाएगा। तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से हो पाएगी। ओके, अब वही इंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस के लिए देखें तो यहाँ पे न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी होगी, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो कि एक रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश की जाती है, तो उसमें भी यहाँ पे इन्हांस हो पाएगा। तो ये सारी यहाँ पे जो है बेनिफिट बताई जा रही है। अब प्रोमिनेंट एरिया भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ इस नोड का इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले स्किलिंग और जॉब देने में, टैलेंट में, सारे सोर्स ऑफ सप्लाई और जो डिमांड को कैप्चर किया जाएगा। तो स्किल सीकर्स जो होंगे उनको कनेक्ट किया जाएगा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से,
इंटरैक्शन फैसिलिटेट किया जाएगा, जो भी जॉब सीकर होंगे, एम्प्लॉयर्स होंगे तो उनको अच्छा खासा यहाँ पे टैलेंट दिया जाएगा और टैलेंट स्किल दिया जाएगा। एग्रीकल्चर की बात करें तो जहाँ पे फार्मर्स जो है एक रेंज ऑफ अदर सर्विस भी यहाँ पे वो एक्सेस कर सकते हैं, वो भी फिंगर टिप पे, यानी कि सारी चीज़ें ऑनलाइन है तो वो अच्छा खासा सर्विस भी ले सकते हैं। एमएसएमई के लिए यानी कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एक यूनिवर्सल डिजिटल आईडी होगा जिसको इस्टेब्लिश किया जा सकता है और ये उद्योग आधार मेमोरेंडम जैसा ही होगा, जहाँ पे प्रॉपर आपको देखने को मिलेगा कि सारे डेटा जो रिपोजिटरी है, जैसे कि बैंक हो गया, यूटिलिटीज़ कंपनीज़ हो गई, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ हो गई, तो वो सब जो है यहाँ पे प्रॉपर इंडेक्सिंग करेगी। पब्लिक सर्विस डिलीवरी भी अच्छी से होगी। इससे क्या होगा कि आपका एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म बनेगा जिसमें कि इंटीग्रेटेड बेनिफिट जो डिस्बर्समेंट है, यानी कि जो बेनिफिट दिया जाता है लोगों को, वो एक तरीके से एक साथ दिया जाएगा। सर्विस डिलीवरी की जाएगी मल्टीपल, आपका जो डिपार्टमेंट है स्टेट के अंदर, तो उसको अच्छा खासा यहाँ पे सर्विस दिया जाएगा। यानी कि ओवरऑल मैं बोलूँ तो इस तरीके की जो नोट आ रही है ये बहुत ही अच्छी है और ये हर एक लेवल पर यहाँ पर जो है आपको एक बेनिफिट ही देगी। अब आते हैं कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जिसको कहते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020। ये रिसेंटली 8 एडिशंस है, ये याद रखना है। और ये जो रिलीज़ की जाती है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा, इसको SDSN भी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो आपका ऑपरेट हो रही है 2012 से और ये हमारे यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के आपको अधीन देखने को मिलेगी। SDSN की बात करें तो ग्लोबल साइंटिफिक को मोबिलाइज करती है, टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज करती है, जिसके थ्रू हमारी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो पाती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, यहाँ पे देखा जाता है कि कौन सी कंट्री कितना ज़्यादा खुश है। साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है, कहने का मतलब है कि आप अच्छे तरीके से जी सको, आपको सारी बेसिक एम्यूनिटीज़ आपको प्रोवाइड किया जा सके और इस तरीके का डेवलपमेंट करना है कि आगे आने वाली जो जनरेशन है उनको भी सारे सुख सुविधा यहाँ पे मिल सके। तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने का यहाँ पे काम किया जाता है। साथ ही SDSN की बात करें तो ये यहाँ पे एनुअल SDG जो इंडेक्स है इसको भी पब्लिश करती है और डैशबोर्ड ग्लोबल रिपोर्ट को भी ये पब्लिश करती है। अब इस रिपोर्ट के द्वारा फाइंडिंग क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले जो इस रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा खुश कंट्री जो है वो है फिनलैंड और ये टॉप करी है 156 नेशन में। इंडिया की बात करें तो ये ड्रॉप हो चुकी है, यानी कि हम लोग अब यहाँ पे दुखी हो चुके हैं पहले के कंपैरिजन में। अब हमारी रैंक 144 है, वो भी पहले कितनी थी 140 थी, अब यहाँ पे 144 है, हम लोग नीचे से खुश हो रहे हैं। और साथ ही इंडिया की रैंक अगर हम लोग देखें तो नेबर कंट्री से भी बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि हम लोग नेबर कंट्री के भी रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा दुख है। नेपाल में आप देख सकते हो कि 92 है, इवन पाकिस्तान हमसे ज़्यादा खुश है, ये बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल बात हो चुकी है। बांग्लादेश भी 107 है, श्रीलंका 130 है, लेकिन इंडिया खुश नहीं है। अब इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखें तो जो अर्बन रूरल डिफरेंस है इंडिया में वो बहुत हाई है, क्योंकि आप लोग देखते हो गरीब क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा गरीबी है, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गरीबी है और अर्बन क्षेत्र में आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा सारी सुख सुविधा सारी फैसिलिटी दी जाती है। हैप्पीनेस जो स्टडी है वो यहाँ पे कंट्रीज़ को रैंक करती है, वर्ल्ड के कंट्रीज़ को रैंक करती है, वो भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के बेसिस पे, जो कि गैलप वर्ल्ड पोल है, ये रिजल्ट आपको देती है, जिसमें कि आपके कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कंट्री का GDP कितना है, सोशल सिक्योरिटी कितना प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ों पर भी वहाँ की कंट्री की रैंकिंग यहाँ पर डिपेंड करती है। कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं जो कि रिपोर्ट के द्वारा बताया जा रहा है कि कैसे हैप्पीनेस को डिटरमाइन की जाती है। फैक्टर्स जो कि देखा जाता है कि कैसे एक कंट्री खुश है, आप लोग कैसे कहोगे कि वो कंट्री में बहुत सारे लोग खुश हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाती है कि कितना लंबे समय तक लोग जी रहे हैं। हमारे कंट्री में लंबे समय तक लोग कितना जी पाते हैं, 70 से 80 लोग जी पाते हैं, 60 से 70 रखिए एवरेज है। तो वही देखा जाता है कि कंट्री में जो है कितने लंबे समय तक लोग जी पाते हैं। साथ ही सोशल सपोर्ट कितना है, लोगों को सपोर्ट कितना मिल रहा है, इनकम फ्रीडम, इनकम कितना है लोगों की, यहाँ पे अर्निंग कितनी है, अच्छी है कि यहाँ पे नीचे है, फ्रीडम कितना है लोगों को, लोग कितनी ज़्यादा फ्रीडम फील कर रहे हैं, ट्रस्ट कितना है, गवर्नमेंट पे ट्रस्ट कितना है, लोगों पे ट्रस्ट कितना है, चीज़ों पे ट्रस्ट कितना है, हेल्थ कैसा है लोगों की, और साथ ही साथ दूसरी और जितनी भी चीज़ है, एडुकेशन कितना है, कैसा है, यहाँ पे आपकी विमेन का पार्टिसिपेशन कितनी है, साथ ही इनइक्वालिटी है कि नहीं है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब यहाँ पे करप्शन को टैकल किया जाता है, जो सिविल स्ट्राइफ है उसको अवॉइड किया जाता है, साथ ही साथ जो बेसिक यहाँ पे पब्लिक सर्विस है उसको इम्प्रूव किया जाता है। और यहाँ पे अनेबल है कि पीपल्स जो है वो यहाँ पे पर्सनल फ्रीडम को इंजॉय कर सके, साथ ही इंकरेज करते हैं उनको कि वो सिविल सोसाइटी में पार्टिसिपेट करें, और काफ़ी क्रूशियल है, जिससे कि हैप्पी नेशंस का यहाँ पे एक आप कह सकते हो कि सिग्नल है। जैसे कि आप कह सकते हो कि सिविल सोसाइटी में पार्टिसिपेट करना, यानी कि जब भी आप लोगों की मदद करते हो, अननोन लोगों की भी मदद करते हो, तो आप काफ़ी खुश होते हो, अंदर से खुशी होती है। तो यही चीज़ है कि अगर यहाँ पे सिविल सोसाइटी में लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट है किसी कंट्री के लोग, तो यानी कि वहाँ पे नेशंस जो है वो हैप्पी है। थर्ड यहाँ पे देखें तो एक हायर हैप्पीनेस जो आप देखोगे वो नॉर्डिक कंट्रीज़ में ज़्यादा है, कहने का मतलब आप स्वीडन,
नॉर्वे, फिनलैंड, ये सब कंट्रीज़ में देखोगे तो वो लोग ज़्यादा शांत भी रहते हैं, ज़्यादा खुश भी रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे सोशल ट्रस्ट भी अच्छा खासा है, इंस्टीट्यूशन पे ट्रस्ट करते हैं वो लोग, सोशल कनेक्शन वहाँ पे ज़्यादा है। वहीं अगर रूरल पॉपुलेशन की बात करें तो वो ज़्यादा हैप्पियर है एज़ कम्पेरिजन टू अर्बन में, क्योंकि आप लोग देखते हो कि रूरल पॉपुलेशन में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होता नहीं है, वो लोग कम चीज़ों में काफ़ी खुश रहते हैं। और अर्बन में क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन की तो यहाँ पे आपकी सीमा है, लिमिट ही नहीं है, सीमा ही नहीं है, सारी चीज़ें चाहिए, ये नहीं मिल रहा है तो उस चीज़ की गम है, वो नहीं मिल रहा है तो इस चीज़ की गम है। तो ऐसे सारे लोग होते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि रूरल पॉपुलेशन ऐसी नहीं है, उन लोगों की भी एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो लोग ज़्यादा खुश होते हैं एज़ कंपैरिजन टू अर्बन काउंटर पार्ट में। साथ ही साथ जो क्लोजनेस है रिवर से, लेक से, कैनल से, ग्रीन स्पेस से, एयर क्वालिटी से, नॉइस लेवल से, वेदर कंडीशन से, तो ये सब जो है ना काफ़ी ज़्यादा मूड को पॉजिटिव बनाती है और पीपल्स को हेल्दी हैप्पियर रखती है। तो ये भी एक रीज़न है, क्योंकि आप लोग को जो है अर्बन सिटीज़ में ना रिवर देखने को मिलता है ज़्यादा, रिवर होते हैं लेकिन वो एकदम से एक बैंक होता है जहाँ पे आप लोग देख सकते हो, लेक्स वगैरह बहुत कम है, कैनल वगैरह बहुत कम है, साथ ही साथ वेदर कंडीशंस तो बहुत ही बुरी रहती है, नॉइस लेवल का तो कहना ही नहीं, इतना हाई रहता है, एयर क्वालिटी तो इतनी पुअर रहती है अर्बन सिटीज़ में कि इसका कहना ही नहीं, बहुत ज़्यादा कंजेशन है, बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज है, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, व्हीकल बहुत ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ों के कारण एयर क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ है जिससे कि आप लोग देख सकते हो कि ये सारी चीज़ जो है आपको रूरल एरियाज़ में पूरी तरीके से मिलेगी, ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें कितनी बहुत मिलेगी। नेचुरल ब्यूटी जो होती है ना, वो बहुत ही बड़ा काम करती है हमारे मूड को पॉजिटिव रखने में। तो आप लोग नेचर से कनेक्ट हुआ कीजिए, आप लोग जो है प्लांटिंग ज़रूर कीजिए, वाटरिंग कीजिए, अगर आप लोग के पास गार्डन वगैरह है। अगर आप लोग के पास स्पेस नहीं है, आप लोग फ्लैट में रह रहे हो या फिर एक रूम में भी रह रहे हो, तो एक प्लांट को ज़रूर लाइए। प्लांट रहने से क्या होता है ना कि नेचर से आप लोग कनेक्टिविटी फील कर पाओगे। मॉर्निंग में आप लोग की बालकनी है, कहीं भी है, तो मैं कहती हूँ कि पानी रखा कीजिए, अनाज रखा कीजिए, चिड़ियों के लिए आप लोग अनाज रखिए, पानी रखिए। बाहर जाके आप लोग किसी को भी जो जानवर होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, काउज होते हैं, उन लोगों को कुछ खिलाइए पिलाइए। एक रोटी ही रख दिया कीजिए, या फिर कुछ भी आप बनाते हो, चावल उवल कुछ तो रख दिया करो कि ताकि वो लोग भी खा सके। और आज की डेट में तो लॉकडाउन है, और लॉकडाउन में तो आप लोग जान रहे हो कि एनिमल्स को कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आप लोग जब नेचर में ये कंट्रीब्यूट करोगे ना तो काफ़ी अच्छा फील करोगे। और जब अच्छा मौसम होता है, आप लोग भी फील कीजिए कि हम लोग क्यों भागना चाहते हैं, हिल स्टेशन भागना चाहते हैं, हम लोग जो है आइसलैंड जाना चाहते हैं, ऐसी बर्फीली जगह जाना चाहते हैं जहाँ पे अच्छा लगे। तो नेचर जितना अच्छा रहता है, आपकी एयर क्वालिटी जितनी अच्छी रहती है, मौसम जितना अच्छा रहता है, मन भी उतना ही अच्छा लगता है। इतना ज़्यादा गर्मी है अभी, आपको कुछ भी काम करने का मन करता है, थोड़ा सा काम करो पसीने पसीने हो जाओ, तो मन अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है ना। वहीं अगर बारिश की सीज़न हो, ठंड की सीज़न हो, थोड़ी स्प्रिंग सीज़न हो, तो कितना अच्छा मूड होता है। तो ये डायरेक्टली कनेक्ट है कि आपकी जो है नेचर पे आप लोग ध्यान दीजिए, जितना अच्छा नेचर रहेगा उतना अच्छा जो है लोग खुश रहेंगे, है कि नहीं। तो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की आप लोग को ध्यान रखना है। तो गाइज़ यहाँ पे हमारी पॉलिटी कंप्लीट हो गई है। हाँ, थोड़ी लेसन लंबी हो गई है, लेकिन मैं सोच रही थी एक ही में कंप्लीट कर देती हूँ, क्योंकि अब इस सब का डबल डबल पार्ट बनाना मुझे सही नहीं लग रहा है। इंटरनेशनल रिलेशन भी एक ही साथ में कंप्लीट करने का कोशिश करूँगी। ओके, तो PT 365 आपकी ऐसी ही चलती रहेगी, ये भी आपकी रेगुलर बेसिस पे आते रहेगी, और इसको भी मैं जल्दी ही कंप्लीट करूँगी। ओके, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। जितना भी UPSC के लिए रिक्वायर्ड आइटम्स है वो सब मैं आप लोग को दे दूँगी, जो भी आप लोग की मटेरियल की ज़रूरत होती है वो सब मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूँगी। रही बात हिस्ट्री और ज्योग्राफी की, तो मैं देखती हूँ, मैं अभी नहीं कह सकती हूँ कि मैं आप लोग को वो सारे जो भी नोट्स वगैरह है या फिर आप लोग की बुक्स है, क्योंकि मैं यहाँ पे बुक से पढ़ाती हूँ, मैं नोट्स पे बिलीव नहीं करती और मैं PPT में बिलीव नहीं करती। बुक से पढ़ाने का एक फ़ायदा होता है कि आप लोग भी कनेक्टिविटी फील कर पाते हो, आप लोग भी अच्छे तरीके से, बहुत सारे बच्चों के पास बुक्स नहीं होता है तो वो लोग इस चीज़ को पढ़ पाते हैं। जैसे ये मैं आपको जो है PPT से तुरंत पढ़ा रही हूँ, अगर मैं इसी का PDF से तुरंत पढ़ा रही हूँ, अगर मैं इसी का PPT बना के पढ़ाऊँ तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, या फिर अच्छा भी लग सकता है, लेकिन एक होता है ना कि इसमें कनेक्टिविटी है। अगर आप लोग के पास ये PDF नहीं है, हार्ड कॉपी नहीं है, तो नो इशू, आप लोग आराम से देख सकते हो कि मैं कहाँ से पढ़ा रही हूँ। पूरा मैगजीन्स आप लोग की ख़त्म हो जाएगी, कोई भी आपकी टॉपिक छूटने वाली नहीं है, कोई भी लाइन आप लोग का छूटने वाला नहीं है कि नहीं। तो इस तरीके का आप लोग जो है कनेक्टिविटी बैठा सकते हो। तो गाइज़ आज के लिए बस इतनी ही। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो कमेंट कर सकते हैं, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।